अटेंशन। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में एक चैप्टर चालू किया था, चैप्टर नंबर 2, विच टॉक्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हमने अलग अलग टाइप की सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों ने एक जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, दैट वाज फॉर योर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। नाम क्या था? सेंट्रल बोर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कॉल्ड एज योर सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता था, कंपोजिशन क्या था? तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, फिर उनके साथ में काम करने के लिए अलग अलग मेंबर्स। ओके, वो दिया हुआ था। देन यू हैड बीन गिवन द फंक्शंस और हाउ दीज फंक्शन दे परफॉर्म देयर फंक्शंस एंड हाउ वुड दे एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दैट। तो ये तुम्हारा पहला ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा वाज फॉर ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कॉल्ड एज योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो सिमिलर मैनर में हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसके फंक्शंस देखे, वो सब किया। ठीक है, देन आप लोगों ने लिखा था नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। तो हमने पढ़ा था नेक्स्ट वाला विच इज योर नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। अच्छा, नेशनल बोला तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट वुड कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा, अब ये सोशल सिक्योरिटी बोर्ड किसके लिए बना हुआ है? सो फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू योर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड ऑल्सो योर गिग वर्कर्स एंड द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। ठीक है, तो उनके लिए हम लोगों ने ये बनाया था। अब जैसे हमने नेशनल लेवल पे बनाया हुआ है, वैसे ही हम लोगों ने इसको स्टेट लेवल पे भी बनाया था। ठीक है, सो वी हैड द स्टेट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोर्ड ऑल्सो। तो इनके नाम में लिख दिया है फॉर द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इट हैज बीन मेड। ठीक है, now if you compare the functions of national social security board and state social security board, तो आपको फंक्शन एकदम सिमिलर दिखेंगे। एक ही चीज करना था उसको याद रखने के लिए, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा था उसको स्टेट गवर्नमेंट से रिप्लेस करना था। दैट्स इट, ये चार चीज हमने पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमने बनाया है स्टेट लेवल पे बिल्डिंग वर्कर्स के वेलफेयर के लिए एक बोर्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड्स। ओके, स्टेट बोला तो ऑब्वियसली इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, बराबर। बिल्डिंग वर्कर्स बोला तो कैन आई से दैट द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर कवर्ड हियर? यस। वेलफेयर बोला तो हम लोग इनको क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे? जैसे कोई वर्कर की अगर डेथ हो जाती है या वो वापस उसको डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उसके बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे हम उसके बेनिफिशियरीज को एंड उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनको। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब टाइप की अलग अलग फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करी जाएगी बाय दिस बोर्ड, एंड इसीलिए उसके नाम में लिखा हुआ है वेलफेयर बोर्ड, बराबर। अब जैसे आप लोगों ने बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में चेयरपर्सन एंड मेंबर्स पढ़ा था, अभी इधर टेंशन मत लेना, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जैसे वहां थे ना 40 मेंबर्स, 31, इतना सारा चीज दिया था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एकदम सिंपल स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टेप 1.1 क्या बोलता है? स्टेट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? नाम में ही लिखा हुआ है स्टेट, तो करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देन नाम क्या रखेंगे हम लोग इसका पता है? जो भी स्टेट में हम लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया होगा वो स्टेट का नेम आएगा और आगे आ जाएगा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ठीक है, अब इसके कॉन्स्टिट्यूशन देखो, एकदम सिंपल। चेयरपर्सन आएगा एंड उसके साथ में काम करने के मेंबर्स आएंगे। तो जो चेयरपर्सन होगा ना, वो चेयरपर्सन को नॉमिनेट करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देन हम लोगों को ना एक मेंबर चाहिए जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड का होगा, मतलब वो लोग नॉमिनेट करेंगे। एंड देन वी विल बी रिक्वायरिंग सच अदर नंबर ऑफ मेंबर्स दैट विल बी मैक्सिमम 15 मेंबर्स। ओके, तो बस इतना सिंपल सा है इनका कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक योर अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे लिए क्लियर हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर्स कितने होंगे, कौन होगा चेयरपर्सन, सब कुछ। तो चेयरपर्सन एक मेंबर एंड 15 मेंबर्स। चेयरपर्सन नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड लास्टली जो अदर वर्कर्स सॉरी अदर मेंबर्स होंगे दैट विल बी नॉट एक्सीडिंग 15, मतलब मैक्सिमम 15, एंड इसका भी अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, देन अगर आप लोग को याद होगा तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि द सैलरी एंड अलाउंस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, मैनर ऑफ फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? सिंस इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। ठीक है, देन ये किस टाइप का बोर्ड होगा, मतलब ये एंटिटी किस टाइप की होनी चाहिए? अभी तक की ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप की थी? बॉडी कॉर्पोरेट थी, ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट ही होगा। ठीक है, देन मेंबर्स में अगर आपको याद हो तो हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका दे रहे थे विमेन को, SC ST कास्ट को एंड माइनॉरिटीज को। यहाँ पे भी सेम, तो द बोर्ड शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इट शैल इंक्लूड एन इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, बिल्डिंग वर्कर्स, एटलीस्ट 1 member ऑफ द बोर्ड शैल बी अ विमेन। ठीक है,
इतना समझ में आया? तो दो पार्ट में समझते हैं, ये एक हो गया, इसके बाद हम इसके फंक्शन समझेंगे, मतलब ये लोग क्या वेलफेयर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टेट गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेम। कितने मेंबर्स होंगे यहाँ पे? मेंबर्स टोटल कितने? मैक्सिमम 15, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। एक मेंबर किसके साइड से आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड चेयरपर्सन भी कौन नॉमिनेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, ये सारे मेंबर्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी, एम्प्लॉयर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाएगी, अलग अलग टाइप के ये बिल्डिंग एंड वर्कर्स को। एंड जो भी मेंबर्स होंगे उसमें से कम एक मेंबर विमेन होनी चाहिए, ठीक है। Again, this type of organization will be which type of entity? It will be a body corporate, ठीक है। Then terms and conditions of appointment, manner of filling of the casual vacancies, everything will be decided by the state government, ठीक है। अब इधर का जो सेक्रेटरी होगा ना, सेक्रेटरी, they shall be the CEO also, ठीक है। एंड इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो बोर्ड ही अपॉइंट करेंगे। तो बोर्ड को लगेगा कि जो भी उनको अप्रोप्रिएट और एम्प्लॉइज चाहिए, मेंबर्स चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, वो लोग अपॉइंट करेंगे फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। इधर तक सिंपल है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, काम क्या है ये लोगों का? तो काम है हमारे, फॉलोइंग फंक्शन शैल बी परफॉर्म। पहला, डेथ एंड डिसेबिलिटी के बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे हम बेनिफिशियरी को। एंड हु इज द बेनिफिशियरी? जिसको इस चैप्टर के अंदर, इस कोड के अंदर सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। और कौन से बेनिफिट दिए जा रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी वाले। अच्छा, और सिंपल भाषा में बोला तो ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ऑफ कोर्स यस, हु इज कवर्ड अंडर द स्कीम आल्सो, ठीक है। अच्छा, अभी डिसेबलमेंट हुआ तो चलो आप उसके एम्प्लॉय, उसको ही पैसा दोगे। डेथ हो गई तो किसको दोगे? उसके डिपेंडेंट्स को दोगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसका फर्स्ट ही लाइन दिया हुआ था, डिजीज्ड एम्प्लॉय एंड द फॉलोइंग आर द डिपेंडेंट। डिजीज्ड का मतलब हुआ डेड एम्प्लॉय, ठीक है। तो पहला ये। देन हम लोगों ने बार बार इसमें पेंशन की बात सुनी है, तो हम यहाँ पे पेंशन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डिटेल में पेंशन, प्रोविडेंट सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेंशन भी प्रोवाइड करेगा हमारा बोर्ड। एंड अगर आपको पता हो तो पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट होता है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट एक कंटिन्यूस मंथली जो पेमेंट मिलता है ना, उसको पेंशन बोलते हैं। तो हमारा वर्कर सपोज रिटायर हो गया एट द एज ऑफ 60, देन उसको वो पेंशन टाइम टू टाइम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग उसको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जैसे ईएसआई याद है, वैसे ईएसआई का बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। देन हम लोग एजुकेशनल स्कीम बनाएंगे, किसके लिए? जो बेनिफिशियरी ना, बेनिफिशियरी उसके चिल्ड्रन लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला उन्होंने बोला मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने का, ट्रीटमेंट करने का। अगर हमारे वर्कर को कुछ सीरियस बीमारी हो जाती है तो मेडिकल अटेंडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी, और जो भी खर्चा होगा सब कुछ हमारा ये बोर्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्किल डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, हम कैसे उस एम्प्लॉय को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं उसके काम में, वो प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्ट में ट्रांजिट अकोमोडेशन और हॉस्टल फैसिलिटी टू द बेनिफिशियरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट? ट्रैवल, है ना। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं ना सारे इंटरस्टेट माइग्रेंट, तो वो लोगों को अकोमोडेशन फैसिलिटी एंड ट्रैवलिंग फैसिलिटी विल आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय दिस बोर्ड ओनली। कुछ समझ आया? अभी कैसे याद रखेंगे हम लोग इसको, सुनो। तो पहले डेथ एंड डिसेबल बेनिफिट्स किसको देने का? बेनिफिशियरी को एंड उसके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। दूसरा, पेंशन प्रोवाइड करेंगे, रेगुलर एंड टाइम टू टाइम पेमेंट ऑफ पेंशन 60 इयर्स की एज के बाद, ठीक है। फिर उसके चिल्ड्रन के लिए हम प्रोवाइड करेंगे एजुकेशनल स्कीम, ठीक है। उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए, किसके? वो वर्कर के डेवलपमेंट के लिए हम करेंगे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अगर हमारे वर्कर को कुछ सीरियस बीमारी हो जाती है तो उसके मेडिकल का सारा खर्चा एंड एक्सपेंसेस विल बी गिवन, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्टली, दैट इज अगर हमारा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है तो हम उसके ट्रांजिट का एज वेल एज रहने का इंतजाम दोनों प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस शैल बी द फंक्शंस ऑफ अवर स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स बोर्ड। कुछ समझ में आया? तो ये तुम्हारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज स्टेट बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। अब ये जो पूरा चैप्टर नंबर 2 है ना, मतलब ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, दो टाइप के क्वेश्चन वो लोग आपको पूछ सकते हैं। एक तो पूरा शॉर्ट नोट ही दे देंगे, सीधा नाम दे देंगे, राइट अ शॉर्ट नोट और राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस बोर्ड दैट बोर्ड। दूसरा, अगर वो लोग आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, ठीक है। हमने अलग अलग फंक्शंस पढ़े और यहाँ पे कंफ्यूज होने के भी चांसेस है क्योंकि सब लगेगा कि एक जैसी चीजें दी हुई है, बट आई टोल्ड यू हाउ टू रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। तो वो लोग आपको ऐसे 3 मार्क का ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बराबर।
तो यहाँ पे आप लोगों की जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हुए। एक बार बोलते हैं कौन सी पढ़ी थी? ईपीएफ से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था? सेंट्रल बोर्ड। ईएसआई से रिलेटेड ईएसआईसी, ठीक है। देन थर्ड एंड फोर्थ वाज रिलेटिंग टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, एक स्टेट बोर्ड, ठीक है। चार हुई। And the fifth that we studied here is constitution of your state building workers board. इतनी बात समझ आई? अब अगर आप लोग हर पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट, सब कुछ किसने किया? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने। तो अगर एक गवर्नमेंट मेंबर्स को अपॉइंट कर सकती है तो रिमूव भी कर सकती है, मेंबर को डिस्क्वालिफाइड भी कर सकती है अगर वो कुछ कंडीशंस को ब्रीच करे या कुछ ऐसी चीजें करे जो कि सूटेबल ना हो फॉर द पब्लिक वेलफेयर, फॉर वर्कर्स वेलफेयर एंड एवरीथिंग। तो अगर अपॉइंटमेंट करने का राइट है तो रिमूव करने का भी राइट होगा। सेम मैनर में अगर रिमूव नहीं किया तो अगर हमारे ही कोई मेंबर्स को छोड़ के जाना है, रिजाइन करना है, तो क्या वो रिजाइन कर सकता है? ऑफ कोर्स यस। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोविजन पढ़ने जाएंगे उसमें आप लोगों को ये दिखेगा 5 टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो खत्म हो गई। अभी आपको कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, सी द हेडिंग, डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ ए मेंबर। और नाम क्या? हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। एनी बोला तो जो 5 पढ़ी है उस 5 में से जिधर भी गवर्नमेंट को लगता है वो वहां से उस मेंबर को निकाल देगी या डिस्क्वालीफाई कर देगी, ठीक है। अच्छा, क्या हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी? अगर हमारे खुद मेंबर्स को जाना है तो वो नहीं जा सकता क्या? ऑफ कोर्स जा सकता है, उसका रेजिग्नेशन होगा, ठीक है। तो द लास्ट पार्ट इज अबाउट योर डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल स्लैश रेजिग्नेशन। डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल बोला तो कौन करेगा? गवर्नमेंट, ठीक है। एंड कुछ तो ग्राउंड्स होंगे ऐसे इंपॉर्टेंट, तभी उसका डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल होगा, तो हम इधर गवर्नमेंट लिख देते हैं। एंड अगर रेजिग्नेशन की बात है तो मेंबर हिमसेल्फ, बराबर, ठीक है। अच्छा, अब एकदम बेसिक वाले रीजन बताना। अगर आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में वो डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल सब पढ़ा होगा ना, एकदम बेसिक बेसिक चीजें, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चीजें ऐसी सिमिलर दिखेगी। डिस्क्वालिफिकेशन एक गवर्नमेंट एक मेंबर को कब करेगा? अनसाउंड माइंड का हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इस सब ग्राउंड्स पे डिस्क्वालिफाइड हो सकता है। बिकॉज देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करो, इफ इज नॉट एबल केपेबल टू डू एनी एक्टिविटी और अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको मेंबर रख के क्या करोगे, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के रीजन है, देखो आ गया, पर्सन कैन नॉट बी मेंबर, इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, convicted of any offense involving moral turpitude, सेम पॉइंट है, सेम। एम्प्लॉयर हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ द ड्यूज, निकाल सकते हैं। अभी लास्ट वाला आपको नया पॉइंट दिखेगा इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इज अ एमपी एंड एमएलए, एमपी एमएलए था तो उसको हम लोग ने अपॉइंट किया था, अब वो एमपी एमएलए बना, मतलब छोड़ दिया, तो हम लोगों ने उसको मेंबर भी डिस्क्वालिफाइड कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर यू। अभी नेक्स्ट देखो, ऑल्सो इफ अ मेंबर्स बिकम, अब है ना, अगर हमारा जो मेंबर बना था वो मिनिस्टर बन जाता है एट अ सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बन जाता है, या फिर राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन बन जाता है, तो भी हम लोग उसको मेंबर से बाहर कर देंगे, डिस्क्वालिफाइड कर देंगे। देखो कुछ ना कुछ कनेक्शन हो जाएगा ना, फिर गवर्नमेंट ही अपॉइंट करी और गवर्नमेंट के ही पोस्ट पे वो कहीं ना कहीं सर्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बायसनेस हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट उठ सकता है, इसीलिए हमको ऐसा मेंबर नहीं चाहिए, हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बराबर आया, समझ में आया? तो डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या रीजन लिखोगे? इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, ये हम लोगों को पता है, ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड में कॉन्विक्ट हुआ है वो वाला, 3 रीजन। 4, एम्प्लॉयर भी था इधर मेंबर, एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया इन द पेमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब वो अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है। एंड द लास्ट वन इज न्यू, वाज अ एमपी और एमएलए, एंड अब वो एमपी और एमएलए नहीं रहा, ठीक है। अदर ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर वो मिनिस्टर बन गया एट अ सेंट्रल लेवल और एज अ स्टेट लेवल, दूसरा स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर बन गया, या राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरपर्सन बन गया, तो भी हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इतना बात समझ में आई? अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, कौन से ग्राउंड्स पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा ऑफ अ मेंबर ऑफ एनी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर है? अब हम मेंबर को निकालेंगे कब वो बताओ? when he will be removed from the any of the social security organization। अच्छा, डिस्क्वालीफाई बोला तो रिमूवल भी हो ही गया ना,
डिस्क्वालीफाई के जो रीजन थे अगर हमने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेंबर से भी तो हट गया, तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा याद होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 167 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, उसमें एक पॉइंट ये था कि अगर एक डायरेक्टर 12 महीने में एब्सेंट रहता है, एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता विद और विदाउट द लीव ऑफ एब्सेंस, तो भाई डायरेक्टर क्यों चाहिए था कंपनी में, ताकि वो कंपनी में मीटिंग में आए और अपना इनपुट दे जो वैल्यूएबल और कंपनी को आगे बढ़ाने की बात हो। सिमिलर मैनर में यहाँ पे हमने मेंबर को क्यों रखा था, इतने सारे अलग अलग मेंबर्स को क्यों रखा था, ताकि वो लोग मीटिंग में आए, मीटिंग अटेंड करे और हम लेबर्स के लिए और क्या क्या रिफॉर्म्स और वेलफेयर कर सकते हैं उसके बारे में बताए। बट ये तो हमारा मेंबर एकदम मस्त, एक लेक्चर आता है, सॉरी एक लेक्चर नहीं, एक मीटिंग आया बाकी के मीटिंग में गया, या फिर वो कंटिन्यूअसली आता ही नहीं है, ठीक है, तो अगेन ही विल बी रिमूव्ड। ओके, एंड लास्ट में अच्छा यहाँ पे जो मेंबर को हम लोगों ने रखा था, या डायरेक्टर की भी हम लोग जब बात करते हैं तो अगर आपको याद होगा ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 166, डरो मत, इट्स ओके, मैं जब लिंक कराने के लिए बोल रही हूँ, तो सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में ये लिखा था कि डायरेक्टर अपनी पोजीशन का मिसयूज नहीं करेगा और पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेनिफिट में कुछ भी काम नहीं करेगा। बराबर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मेंबर अगर अपने पोजीशन को मिसयूज करता है या अनफिट बन जाता है फॉर बिकमिंग अ मेंबर, अनफिट मतलब फिजिकली अनफिट नहीं, मतलब अगर वो सारी कंडीशंस को ब्रीच करके अगर वो अनफिट हो गया तो भी उसको हम लोग निकाल देंगे। कुछ बात समझ में आई क्या? तो रिमूवल ऑफ मेंबर की कंडीशंस क्या बोलती है, देखो, ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, तो जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन वाले रीजन थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब वो है ना मीटिंग में आता ही नहीं है, और चलो एक मीटिंग में नहीं आया तो समझ में आया वो बीमार हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, 3 लगातार मीटिंग में नहीं आया और उसने लीव ऑफ एब्सेंस भी नहीं लिया, ठीक है, एंड द लास्ट ही मिसयूजेस हिज पोजीशन, या ये अनफिट हो गया या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करता है, तो भी उसको निकाला जाएगा। सिंपल बात। अब तो डिस्क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल किसके साइड से होगा? गवर्नमेंट के साइड से, गवर्नमेंट के साइड से, और ये सारे रीजन है। अच्छा अभी बेचारा इंसान रेजिग्नेशन नहीं दे सकता क्या? लाइफ टाइम तक मेंबर बनाए तो सर्व ही करता रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट, इफ यू वांट्स टू रिजाइन ही कैन आल्सो रिजाइन फ्रॉम सामने से, ठीक है, तो इधर जरूरी नहीं है कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन या रिमूवल के रीजन हो, वो नॉर्मली भी रिजाइन कर सकता है, ठीक है, लेकिन रिजाइन करने के ना रिजाइन करने के लिए he has to give in writing only, जैसे रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वैसे राइटिंग में देना होगा, ठीक है। अब इसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हुआ उसके बाद ही वो अपनी पोजीशन वेकेट करेगा, मतलब गवर्नमेंट आपकी जब रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करती है उसके बाद ही आप लोग रिजाइन करके जा सकते हो। समझ में आया? सी, so resignation says that member can resign anytime but he must resign in writing. Office becomes vacant only after acceptance. सिंपल, नहीं तो क्या होगा, कोई भी रिजाइन करके चला गया, जगह खाली हो गई तो काम कौन करेगा, ठीक है। एंड नाउ दे आर सेइंग द अदर ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, मतलब कब हमारी गवर्नमेंट और कोई ग्राउंड्स पे भी रिमूव कर सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि जिसको रिप्रेजेंट करने हमने रखा था वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करा, जैसे था ना एम्प्लॉयर के साइड से, एम्प्लॉय के साइड से, क्यों रखा था उनको, ताकि वो लोग प्रॉपरली अपने राइट्स और सब चीजों को रिप्रेजेंट कर पाए, या वो लोग रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे प्रॉपरली। दूसरा, हमने एक्सपर्ट्स पर्सन रखे थे अलग अलग फील्ड के, याद है, फाइनेंस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर लॉ, उसके वेलफेयर के लिए हमने लोगों को अपॉइंट किया था। अब वो एक्सपर्ट लोग अगर एक्सपर्टीज, हमको तो लगा कि भाई ये बहुत एक्सपर्ट है, जब हम लोगों ने देखा अरे इसके पास इतना सर्टिफिकेट है, ये है वो है, जब हमने काम पे रखा था पता चला अगर इसको कुछ आता ही नहीं है, तो एक्सपर्ट समझा था बट ही लैक्स द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, तभी भी निकल जाएगा। एंड लास्ट, कैन नॉट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ड्यू टू एनी अदर सर्कमस्टांसेस। समझ आया? So this will be the grounds for removal, disqualification and resignation. अच्छा, हम लोग ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहे हैं? Of all that 5 organization, इसलिए नाम में क्या लिखा है? Of any of the social security organization, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, रिमूवल हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, ओके। नाउ वन मोर थिंग कैन हैपन जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। वापस मुझे तुमको थोड़ा सा कंपनी लॉ रिमाइंड कराना पड़ेगा, सेक्शन 184, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स इन अदर एंटिटीज, फॉर्म MBP 1। आज क्या ही हो रहा है हमारे साथ, हम कंपनीज एक्ट भी साथ साथ में रिवाइज कर रहे हैं।
देखो अगर थोड़ा थोड़ा सा याद होगा तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट क्या बोलता है पता है? डायरेक्टर है हमारी कंपनी में, अगर हमारी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट एंटर कर रही है विद अनदर कंपनी जिसमें यही वाले डायरेक्टर का उधर भी इंटरेस्ट है, या तो शेयर होल्डिंग है या कुछ भी चीज है, या वो डायरेक्टर है जो भी, तो हमारे डायरेक्टर को सामने से आके बता देने का देखो मेरा उस कंपनी में भी इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं लास्ट तक बैठे रहने का कि दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो सब कुछ हो उसके बाद में पता चले अरे यही डायरेक्टर कॉमन है दोनों कंपनी में, तो ये चीज अलाउड नहीं होगी। अब सेम मैनर में अगर हमारा मेंबर भी ना किसी कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, और हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं और जो ट्रांजैक्शन या जो मैटर को हम लोग कंसिडर करना चाह रहे हैं ना इन द सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इस मेंबर का जो डायरेक्टर भी है कंपनी का उसका या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेक्यूनरी इंटरेस्ट है। पेक्यूनरी बोला तो मॉनेटरी इंटरेस्ट है, तो इसको ना सामने से आके बता देने का कि देखो भाई मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो मैं डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। एंड जो भी मिनट्स जैसे कंपनी की मिनट्स बनती है उधर लिखा जाता है कि फॉर्म MBP1 हैज बीन रिसीव्ड दिस डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, वैसे यहाँ पे भी लिखा जाएगा। कुछ समझ रहा है क्या? समझ आया? तो दिस इज योर लास्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट एंड हियर योर चैप्टर नंबर 2 इज ओवर। सिंपल, फटाफट से वापस एक बार सुनते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के रीजन क्या बोले? इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया पेमेंट ऑफ ड्यूज से, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई भी ऑफेंस किया, लास्ट वाला पॉइंट इज न्यू MPMLA था, नाउ ही सीज टू बी सो। ठीक है, अगर मेंबर मिनिस्टर रहा सेंट्रल स्टेट लेवल पे या डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तो उसको हम लोगों को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। अभी रिमूवल कब होगा? तो डिस्क्वालीफाई होता है मतलब रिमूवल भी हो गया। मीटिंग में आता ही नहीं है, कितनी मीटिंग में? लगातार 3 मीटिंग में, क्या उसने लीव ऑफ एब्सेंस लिया? वो भी नहीं लिया। एंड द लास्ट इज अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, अनफेयर एडवांटेज उठा रहा है। ठीक है, अदर ग्राउंड्स फॉर रिमूवल क्या बोलोगे? तो रिप्रेजेंटेशन जिसको कर रहा था, जिसको रिप्रेजेंट करने आया था, उसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हमने इसको एक्सपर्ट समझा था बट ये तो एकदम नो एक्सपर्टीज देयर, एंड लास्ट में कैन नॉट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ड्यू टू एनी अदर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, रेजिग्नेशन कैसे हो सकता है? रेजिग्नेशन हो सकता है राइटिंग में देना पड़ेगा, और जब आपका सामने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा तभी आपकी पोस्ट वेकेट होगी। ठीक है, लास्ट वाला बात करता है अबाउट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमारा मेंबर है ना कोई कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, और हमारी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन कोई मैटर कंसिडर कर रही है जहां पे इस मेंबर का पेक्यूनरी इंटरेस्ट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, तो सामने से आके मेंबर को बताना पड़ेगा, और लिखा है मस्ट डिस्क्लोज, तो ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, कंपलसरी आके बताएगा कि देखो मेरा इधर इंटरेस्ट है इसीलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सेम जैसे डायरेक्टर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता उस रेजोल्यूशन में, सेम मैनर में। एंड लास्ट में हम इस चीज को राइटिंग में नोट डाउन भी करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग भी करेंगे। आर वी क्लियर विद दिस मच पार्ट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर? So before we start with another chapter that is most important one, एक है क्वेश्चन हमारा छोटू सा और एकदम सिंपल सा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट। अपने को याद होगा हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला कोड किया था पता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट था। नया एस्टैब्लिशमेंट जो कोड बनने के बाद बना है, और जो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले लिया था, ये कुछ वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हुआ कि हम लोग रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो, तो हमारे ऊपर जो चैप्टर 3 और 4 अप्लाई हो रहा था, मतलब कि EPF एंड ESI, वो भी अभी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बात कर रहा है अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब देखो, अगर नया एस्टैब्लिशमेंट है, नया एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये जो नया वाला कोड आया इफेक्टिव हुआ उसके बाद हमारा एस्टैब्लिशमेंट बना, तो ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने जाना पड़ेगा इन द मैनर एंड द टाइम पीरियड एंड एज द फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन अगर एस्टैब्लिशमेंट एग्जिस्टिंग था जिसने ऑलरेडी जो पहले का लेबर लॉ था सेंट्रल लेबर लॉज के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, क्या उसको वापस रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? आंसर इज नो। ठीक है, सो इट विल बी डीम्ड अज्यूम कि वो लोग रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट सिंपल बोलता है नया एस्टैब्लिशमेंट है तो ये लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट था जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था अंडर सेंट्रल लेबर लॉ, नीड नॉट टू रिक्वायर टू ऑब्टेन अ न्यू रजिस्ट्रेशन, इट विल बी टू अज्यूम टू बी अ डीम्ड रजिस्ट्रेशन अंडर द न्यू कोड ऑल्सो।
ओके, नाउ टेल मी अबाउट क्लोजर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अगर हम लोग अपना बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बिजनेस वो था जिसके ऊपर अपना चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 अप्लाई हो रहा था। व्हाट वाज चैप्टर 3 एंड 4? ईपीएफ एंड ईएसआई। और अगर हम लोग अपनी बिजनेस एक्टिविटी या अपने जिसको बंद कर रहे हैं तो किस चीज के लिए अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रेशन में हमने किस चीज के लिए अप्लाई किया था? लाइसेंस लेने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर द सरेंडर और कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस, ठीक है। So we will make an application for cancellation of the registration. Very simple and very छोटू सा क्वेश्चन है बीच में, बस इतना ध्यान रखना। रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजर, नया एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो रजिस्ट्रेशन लेने जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे बोला उसके हिसाब से। अगर एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है जो ऑलरेडी रजिस्टर था अंडर सेंट्रल लेबर लॉ, नीड नॉट टू री रजिस्टर देमसेल्व्स, इट विल बी डीम्ड अज्यूम्ड एज अ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्लोजर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट बोलता है कि अगर ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जिसमें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 अप्लाई हो रहा था, अगर वो लोग अपनी बिजनेस एक्टिविटी बंद कर रहे हैं तो दे ऑल्सो हैव टू अप्लाई फॉर द कैंसलेशन। ध्यान से समझना क्यों ऐसे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जिसपे अप्लाई हो रहा था उस पे, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट पीएफ कंट्रीब्यूशन और ईएसआई कंट्रीब्यूशन कर रही थी, मतलब जिसपे चैप्टर 3 और 4 आ रहा था, अब अगर वो लोग बिना बताए बंद हो जाएंगे तो हो सकता है उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज हो जो एम्प्लॉइज को देने हो सकता है कुछ डिफॉल्ट किया हो, इसीलिए तो बंद नहीं हो रहे। इसीलिए हम लोगों को इस वाले कोड में क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें जिसके ऊपर चैप्टर 3 और 4 आएगा वो लोगों को क्लोजर के लिए भी अप्लाई करने का। बात क्लियर है? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू होने जा रहा है विच इज योर चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। प्लीज ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। तो इसको ना हम लोग अभी पहले एक ही आंसर करेंगे जो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन है वापस से आपको आया, याद है सेंट्रल बोर्ड पढ़ा था हम लोगों ने? सेंट्रल बोर्ड के अंदर जो मेन हेड था वो कौन था? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, बराबर। तो हम ना उसी के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल बोर्ड के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट कुछ एडिशनल चीज आएगा, ठीक है। तो पहले सिर्फ अभी के लिए इतना समझो, उसके बाद आई नीड टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन और द मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा कोड इसी चीजों के आगे अराउंड रिवॉल्व होता है, तो प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले जो इजी वाला चीज है उसको समझ लेते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है अब हमारा चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड के लिए बनी है वो थी हमारी सेंट्रल बोर्ड। किसने बनाया था हमारे सेंट्रल बोर्ड को? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बराबर। मेन हेड और सीईओ कौन था इस सेंट्रल बोर्ड का? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। क्या यहां तक का कुछ नया था? नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट सेम। सी Central government may appoint Central Provident Fund Commissioner who shall be the CEO and head of your EPFO. EPFO is Employees Provident Fund Organization. इतनी बात क्लियर है? अब ना हम लोग सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को हेल्प करने के लिए और असिस्ट करने के लिए और दो लोगों को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। और वो दोनों का नाम है फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। नाम से समझ रहा होगा किससे रिलेटेड होगा ये? फाइनेंसेस से। भाई जब सेंट्रल लेवल पे है, पूरे इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट का प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड मेंटेन कर रहे हैं, तो लोगों की टीम की जरूरत तो है ना जो फाइनेंस में एक्सपर्ट हो और जो फंड को कैसे मेंटेन करना है वो बता सके। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा। क्लियर लिख दिया है देखो, टू असिस्ट द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? पहला क्या था? किसने अपॉइंट किया था हमारे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को? ऑफ कोर्स अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कौन था वो ये कमिश्नर? तो सीईओ भी है और हेड भी है, ठीक है। अब इसको असिस्ट करने के लिए और फंड की अच्छे से देखभाल करने के लिए हमने और दो जनों को अपॉइंट किया, विच इज फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। जिसको इसने अपॉइंट किया वही इन दोनों को भी अपॉइंट करेगा, मतलब अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्यों अपॉइंट करने का है? ताकि हम लोग सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। आर वी क्लियर टिल हियर? ओके, नाउ सेंट्रल प्रोविडेंट के सॉरी हम लोगों का सेंट्रल बोर्ड ना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को सपोर्ट करने के लिए एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। सेंट्रल बोला तो वो तो सेंट्रल लेवल पे आया, अभी अलग अलग जगहों पे हैंडल करने के लिए भी लोग चाहिए, इसलिए एडिशनल, डेप्यूटी, जॉइंट, रीजनल और भी लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। किस चीज के लिए अपॉइंट करेंगे? पूरे चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं? प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम। पहले इतनी बात क्लियर हुई, अब मुझे आप लोगों को कुछ बताना है एडिशनल बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट।
अब ये जो हम लोगों का सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है ना, ठीक है, ये ना एकदम गवर्नमेंट पे जो एकदम टॉप लेवल पोजीशन हैंडल करते हैं ना, ये वो पोस्ट वाला पर्सन है, ठीक है। टॉप लेवल बोला ना तो इसको बोला जाता है ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, जो ना एकदम हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो मेनली ना वो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, वो टाइप के लोग होते हैं। तो हमारा ये जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है ना, ये इसी टॉप लेवल का ग्रुप ए का गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो आईएएस एंड ऑल दैट थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, ग्रुप ए के साथ ना एक और लोग होते हैं जिसका नाम होता है ग्रुप बी पोस्ट, ठीक है। ग्रुप ए बोला तो टॉप लेवल बोला हमने, ग्रुप बी का मतलब हुआ मिडिल लेवल। मतलब ये लोग अगर पॉलिसीज बनाते हैं ना, तो ये लोग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जैसे हमारा आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर हुआ, और यहाँ पे इंस्पेक्टर हुआ। बात समझ में आई इतनी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट अपने को ये बोलना चाह रहा है, अच्छा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कौन बनाते हैं? यूपीएससी सुना हुआ है आप लोगों ने, बस। तो अपना ना नेक्स्ट पॉइंट ये बोलने जा रहा है कि आपका जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है ना, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी का पोस्ट सर्व करता है। अभी सर्व पोस्ट करता है तो उसका जो पे स्केल होगा, मतलब जो उसको रेम्युनरेशन वो मिलेगा, वो भी उसी लेवल का होने वाला है। आप तब तक वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के पे स्केल तक अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक आप लोग यूपीएससी की परमिशन भी नहीं ले लेते। पहले इतनी बात समझ में आए, क्योंकि आईएएस और ये सारे लोगों को बनाता कौन है? टॉप लेवल ऑफिसर्स कौन बनाता है, कौन रेगुलेट करता है? यूपीएससी। तो हम लोगों को जब तक गवर्नमेंट उनकी परमिशन ना ले ले, तब तक ग्रुप ए और ग्रुप बी के पे स्केल में हमारे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या एडिशनल या जितने भी ऊपर नाम पड़े थे उसको अपॉइंट नहीं कर सकता। क्या इतनी बात क्लियर है? ओके। अब उन्होंने आगे ये चीज बोला है कि आपको यूपीएससी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ समझ में आया? पहले पूरा सुन लो, फिर वापस हम इसको समराइज करते हैं। तो पहले हम लोगों ने बोला कि आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी, बट इन द फॉलोइंग केसेस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशन। इतनी बात समझ में आई? तो परमिशन कब नहीं लेनी है? जब आप इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हो फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब टेम्पररी टाइप का है, तो परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर ये ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात किया एंड वो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट की ही ऐसी कुछ पोस्ट पे काम कर रहे हैं और इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जब काम कर रहे हैं मतलब पहले प्रायर परमिशन तो ली ही होगी ना, तभी ये लोग काम कर रहे हैं, वो एग्जाम क्लियर किया होगा तब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो क्या वापस से आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। कुछ गया दिमाग में? सिंपल सिंपल चीज है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर मतलब गवर्नमेंट के साइड का आदमी है। कौन से लेवल पे काम कर रहा है? टॉप लेवल पे, ग्रुप ए लेवल, ग्रुप बी लेवल। एंड व्हाट इज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी? तो जो पॉलिसी मेकिंग टॉप लेवल, एंड ऐसे समझ लो मिडिल लेवल, ठीक है। तो हम तब तक ये सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या एडिशनल लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकते जब तक हम लोग हमारे यूपीएससी से परमिशन नहीं ले लेते। इतनी बात क्लियर? ओके। फिर दूसरा उसका एक्सेप्शन समझ लो कि यूपीएससी की परमिशन की जरूरत कब नहीं होगी? तब नहीं होगी जब आप सिर्फ 1 साल के लिए उनको अपॉइंट कर रहे हो, मतलब टेम्पररी अपॉइंट कर रहे हो। आपको परमिशन की जरूरत तब नहीं होगी जब वो लोग ऑलरेडी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के उसमें ऑलरेडी पोस्ट सर्व कर रहे हैं, तो वापस वापस अपॉइंटमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आई? इसीलिए अब हम ध्यान से ना इसके बाद वाला पॉइंट पढ़ेंगे। सो नो अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ Central Additional Financial Advisor and Chief Accounts Officer under the central board carrying a scale of pay equivalent to the scale of pay of any Group A or Group B post under central government shall be made, except after in consultation with Union Public Service Commission, which is your UPSC. पहले इतनी बात समझी। अब एक्सेप्शन क्या बोलता है देखो, no such consultation shall be necessary in regard to such appointment if that appointment is only for a period not exceeding 1 year, or if the person to be appointed is at the time of appointment already a member of Indian Administrative Service or in the service of central government or central board in Group A or Group B post. कुछ बात समझ में आया? तो ये दिया हुआ है। एंड लास्ट वाला पॉइंट एकदम सिंपल, ये जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर है, उनका रिक्रूटमेंट, सैलरी अलाउंस, डिसिप्लिन, कंडीशन ऑफ सर्विस सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इनको जो सैलरी एंड अलाउंसेस जो पे किया जाएगा वो वही प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में से पे किया जाएगा,
ठीक है, तो आगे ना आप लोगों को एक आंसर आएगा कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट में से कौन सा खर्चा किया जा सकता है और किस चीज के लिए किया जा सकता है, उसमें से वन ऑफ द पॉइंट यू विल सी इज दिस थिंग। आर वी क्लियर विद दिस? थोड़ा सा टेक्निकल है, बस ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा। पहले हमने बोला सेंट्रल बोर्ड में हम लोग जिसको भी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आएगा, अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको हेल्प करने के लिए और दो जन, फाइनेंशियल एडवाइजर, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, इसको अपॉइंट करेगा। एंड इसके साथ अब अगर हमारे सेंट्रल बोर्ड को लगता है कि जो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर है उसको हेल्प करने के लिए और लोग चाहिए, तो एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी रीजनल उसको भी अपॉइंट किया जाएगा। लास्ट वाला पॉइंट एकदम काम का जो बोलता है कि अपॉइंटमेंट इस लेवल तक का, मतलब सेंट्रल, एडिशनल, रीजनल, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर तब तक नहीं किया जा सकता और उस पे स्केल में नहीं किया जा सकता विच इज ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट, अनटिल एंड अनलेस यूपीएससी की परमिशन ले लियो। ठीक है, देन लास्ट वाला बोला यूपीएससी की परमिशन कब नहीं चाहिए या कंसल्टेशन कब नहीं चाहिए, अपॉइंटमेंट इज ओनली 1 year, is already a member of Indian administrative this thing, and last one is already serving as a group A or group B post। अच्छा समझ में आई? लास्ट वाला पॉइंट सिंपल, सैलरी एंड अलाउंसेस पीएफ अकाउंट में से दिया जाएगा, कंडीशन, टर्म्स ऑफ रेम्युनरेशन, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय योर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सैलरी विल बी गिवन आउट ऑफ पीएफ अकाउंट। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ना तुम्हारे जो मेन पर्सन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना जो पूरे पीएफ को देखती है, रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, वो यहाँ पे अभी हुई खत्म। इसके बाद अब तुमको धीरे धीरे क्या आएगा कि स्कीम में कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कैसे कंट्रीब्यूशन करना है, वो पैसा किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, वो सब। आर वी क्लियर विद दिस मच? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी क्लियर हियर? अब अपने चालू करने जा रहे हैं विद द वेरियस स्कीम्स दैट हैव बीन गिवन अंडर दिस चैप्टर। ठीक है, अब उसको समझने के लिए पहले आपको 3 वर्ड समझने होंगे, प्लीज सी दैट। चलो, द फर्स्ट वर्ड इज योर प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड ऐसे रूटीन में बहुत बार सुना होगा कि हम लोगों को इतना पेंशन मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, या मुझे इतना प्रोविडेंट फंड मिला। तो मुझे बताओ पहले ना हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। प्रोविडेंट फंड और पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? हाँ, हाँ, और ये फंड जो अक्यूमुलेट हुआ वो कब मिलता है एम्प्लॉय को? हाँ, हाँ, अभी सुनना ध्यान से। सो व्हाट हैपेंस हियर इज इट्स अ काइंड ऑफ योर सेविंग स्कीम। ठीक है, सेविंग्स करते हैं, तो सेविंग्स होगा कैसे? जब एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय हर महीने कंट्रीब्यूशन करते हैं, बराबर। देन जैसे ही हमारे एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है या वो एग्जिट लेता है कंपनी से, तब एक साथ वो जो लमसम अमाउंट है ना उसको, तो लमसम अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट इज गिवन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसको ऐसे बोलेंगे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, हाँ, इट इज अ वन टाइम पेमेंट, तो इसको हमने बोलेंगे इट्स अ वन टाइम पेमेंट। अच्छा, ये पेमेंट कैसा होगा? लमसम पेमेंट। अभी लमसम बोला तो इसमें ना जो टोटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो भी आएगा, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी इंक्लूड होगा, बराबर। अच्छा, ये अमाउंट कब मिलेगा? व्हेन गिवन टू द एम्प्लॉय, सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट स्लैश और एग्जिट। इतनी बात क्लियर है? ये समझ आया? प्रोविडेंट फंड तो एक लमसम अमाउंट होता है, इसीलिए इसको सेविंग स्कीम बोला हुआ है। सेविंग मतलब पैसा जमा हुआ, और जमा करने के लिए हर महीने एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको हम लोग प्रोविडेंट फंड बोलेंगे। एंड जब हमारा एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा या वो एग्जिट लेता है, तब हम लोग उसको पे करेंगे। ठीक है, एंड वेरी गुड। चलो, तो अब पेंशन का मतलब क्या हुआ? तो ये ना एक रेगुलर इनकम होती है, लेकिन ये रेगुलर इनकम स्टार्ट कब से होती है? आफ्टर रिटायरमेंट से स्टार्ट होती है। जैसे आपने सुना होगा, मुझे मंथली, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोलते हुए सुना होगा, मुझे मंथली इतना पेंशन मिलता है। फिर वो लोग बोलेंगे कि अगर कुछ इन्फ्लेशन वगैरह हाइक होता है तो उसके ऊपर वो लोगों को उतना प्लस होके डीए भी मिलता है, तो दैट इज मंथली पेंशन। जहां हमने प्रोविडेंट फंड के लिए बोला इट्स अ लमसम अमाउंट, वहां हम लोग पेंशन के लिए बोलेंगे इट्स अ रिकरिंग अमाउंट। ठीक है, गिवन ऑन अ मंथली बेसिस, बराबर।
पहले इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंशन। अच्छा, अब मुझे एक लॉजिकली बात बताना। हमने बोला प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है, जो फंड एक्यूमुलेट हुआ वो उसके रिटायरमेंट के बाद उसको दिया जाता है। मुझे बताओ पेंशन में कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? दोनों करेंगे। परफेक्ट, बस तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये क्या बोला हमने उसको, आफ्टर रिटायरमेंट वो पैसा मिलने वाला है। तो आफ्टर रिटायरमेंट मतलब हमारा एम्प्लॉय काम तो कर ही नहीं रहा ना, तो कंट्रीब्यूशन कहां से करेगा? सी द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन इज ऑन द सैलरी और द वेजेस, ठीक है। सैलरी और वेजेस उसको कब मिलेगा? जब वो काम करेगा और पैसा अर्न करेगा। और पेंशन उसको कब मिल रहा है? आफ्टर रिटायरमेंट मंथली पेंशन मिल रहा है। तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा? हमेशा हमारे एम्प्लॉयर का होगा। कुछ समझ रहा है? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। कुछ बात समझ में आई? पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड समझ में आया? अभी लास्ट वाला है हमारे पास में एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसको शॉर्ट में इडली बोलते हैं, ठीक है। अभी सुनना ध्यान से। देखो इंश्योरेंस लिखा है नाम में, जैसे हम लोग है ना ईपीएफ, ये चैप्टर खत्म करके हम लोग ईएसआई चालू करेंगे, ठीक है। तो ईएसआई में भी हमने इंश्योरेंस वर्ड पढ़ा था, जिसमें आया था सिकनेस, इंजरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट। इंजरी में एक वर्ड आया था, अगर वो चोट लगने की वजह से सीधा उसकी डेथ हो जाती है तो बराबर। तो यहाँ पे भी ना एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो दिया जाएगा आइदर टू नॉमिनी और हिज लीगल हायर, ठीक है। बट कब मिलेगा वो समझना, ओनली व्हेन एम्प्लॉइज डेथ हैपन और एम्प्लॉइज डाइज ड्यूरिंग सर्विस। कुछ समझा? मतलब अगर हमारे एम्प्लॉय की काम करने की वजह से या काम करने के दौरान डेथ हो जाती है, तो ये डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट उसके नॉमिनी को या लीगल हायर को दिया जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन। समझ आया? और यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन विल बी डन बाय ओनली एंड ओनली योर एम्प्लॉयर। अब कुछ बात समझ में आई तीनों की? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी क्लियर विद दिस? तीनों समझ में आया अच्छे से? प्रोविडेंट, पेंशन एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। प्रोविडेंट बोला तो एक लमसम अमाउंट आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर एग्जिट, कंट्रीब्यूशन विल बी डन बाय योर एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉई बोथ, ठीक है। पेंशन बोला तो पेंशन हुआ रेगुलर इनकम जो आफ्टर रिटायरमेंट ही मिलने वाला है, बट वो मंथली बेसिस पे कंटिन्यू मिलता रहेगा। एंड द कंट्रीब्यूशन विल बी डन बाय द एम्प्लॉयर, बिकॉज एम्प्लॉय तो काम ही नहीं कर रहा, उसका तो काम बंद हो गया, तो कैसे वो पे करेगा? लास्ट में इट इज कॉल्ड एज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस हमेशा कुछ ना कुछ लॉस या नुकसान की भरपाई के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, तो एम्प्लॉय की डेथ हो गई वाइल ड्यूरिंग द सर्विस, मतलब काम करते करते डेथ हो गया, तो जो अमाउंट होगा वो उसके लीगल हायर को, फैमिली मेंबर्स को दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस डेथ एंड एज एन इंश्योरेंस अमाउंट। अब बात क्लियर है? तीनों क्लियर है अच्छे से? तो बस अब आपको आगे ना इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो आप लोगों को कुछ स्कीम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या बोला उन्होंने, इस चैप्टर के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड दूसरा एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ठीक है। अब प्रोविडेंट और पेंशन समझ में आएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला देखो पेंशन रिकरिंग मिलते रहने वाला है, ठीक है। तो उन्होंने आपको दिए हुए अलग अलग टाइप्स के पेंशन, ओके अब देखो रिटायरमेंट इज वन ऑफ द सिनेरियो बट इट इज नॉट द ओनली सिनेरियो, ठीक है। अच्छा डेथ तो होने ही वाली है, तो डेथ के बाद भी तो पैसा दिया ही जाएगा ना, तो अलग अलग टाइप्स दिए हुए कि कब कब वो पेंशन का अमाउंट और किसको मिलेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला तो रिटायरमेंट का तो है ही। अच्छा रिटायरमेंट के लिए एक और चीज होती है सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट बिफोर एज तो भी आएगा। एंड अगर उस एम्प्लॉय को परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है, याद करो डेफिनेशन ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी तो भी दिया जाएगा। देन विडो पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन एंड ऑर्फन पेंशन। चिल्ड्रन एंड ऑर्फन पेंशन के बीच का डिफरेंस समझो। एम्प्लॉई, अच्छा समझो ऐसे फादर एंड मदर दोनों जन काम कर रहे थे, दोनों में से एक की डेथ हो गई तो उसके जो पेंशन का अमाउंट है उसके चिल्ड्रन को दिया जा सकता है। फादर एंड मदर दोनों काम कर रहे थे, दोनों की डेथ हो गई, तो अब तो वो बच्चा क्या हो गया, ऑर्फन, तो दैट इज कॉल्ड एज योर ऑर्फन पेंशन।
समझ आया? तो वो भी पेंशन यहाँ पे दिया जाएगा। देखो इसलिए क्या लिखा है, पेएबल टू द बेनिफिशियरीज ऑफ सच एम्प्लॉय, एंड लास्ट में लिखा हुआ है नॉमिनी पेंशन। तो जैसे है ना, हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो एक नॉमिनी फॉर्म भराया जाता है, तो ग्रेचुइटी का पैसा, ये सारा पैसा नॉमिनी के नाम पे दिया जाएगा, ऐसी चीज होती है, ठीक है? तो पेंशन के ये सारे अलग अलग टाइप होंगे। रिटायरमेंट इज वन ऑफ द सेम, सुपर एनुएशन आएगा, देन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ऑर्फन पेंशन, चिल्ड्रन पेंशन एंड नॉमिनी पेंशन। ओके, सो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देन देखो थर्ड स्कीम हम लोगों ने क्या बोला कि ऑल्सो अ स्कीम शैल बी फ्रेम्ड, जिसका नाम होगा एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। बात समझ में आई? अब अगर आप लोग ये तीनों स्कीम देखोगे तो आपको एकदम वैलिडली और क्लियरली दिख रहा है कि एम्प्लॉयज के लिए बनी है। और एम्प्लॉयज बोला तो ऑब्वियसली जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों के लिए बनी है, बराबर? देन व्हाट अबाउट द होम बेस्ड वर्कर्स, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि यस वी विल मेक और फ्रेम अ स्कीम फॉर देम आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज योर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, बराबर? लास्ट में उन्होंने ये बोला कि जो भी स्कीम हमने बनाई है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जब लगेगा वो लोग उस स्कीम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करने का? ऐड करने का, कुछ चेंज करने का, कुछ कैंसिल करने का, ऐसे अलग अलग स्कीम में चेंजेस आ सकते हैं। दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सप्रेस पावर। अब ये स्कीम कब से इफेक्टिव होगी और इसके प्रोविजंस कब से इफेक्टिव होंगे, तो वो भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। या तो वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा या रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब समझता है ना? रेट्रोस्पेक्टिवली बोला तो एकदम बैक साइड, जैसे पहले से एप्लीकेबल था वैसा। प्रोस्पेक्टिव बोला तो आज के दिन से लेकर आगे से एप्लीकेबल होगा। बात क्लियर है? और इस स्कीम्स में वो लोगों ने जो हमारा 5th शेड्यूल है उसका पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी के सारे मैटर्स या सम ऑफ द मैटर्स प्रोवाइड किए हुए। अब 5th शेड्यूल क्या है? तो लंबा सा शेड्यूल है, जैसे हमने वो लिस्ट ऑफ इंजरीज का देखा था ना, वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो याद रखने की वो जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखना कि हम इस स्कीम में सारी चीजें लिखेंगे। बात समझ में आई? तो 3 स्कीम बनी हम लोगों की, कौन सी? प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये तो चलो ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स एम्प्लॉयज कवर हो गए। व्हाट अबाउट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर? तो हम लोगों ने बोला सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी हमने बनाया हुआ है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेसली पावर रिजर्व किया हुआ है कि कभी भी वो चाहे तो स्कीम में मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, डिलीशन, अमेंडमेंट, व्हाटएवर दे कैन डू, ठीक है? इस सारी स्कीम्स में 5th शेड्यूल के पार्ट ए, बी एंड सी आइदर सारे मैटर्स और सम ऑफ द मैटर्स हैव बीन गिवन, ठीक है? एंड इन्होंने बोला कि जो ये स्कीम है वो या तो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी। बात क्लियर हुई? तो पहले अब आप लोग ना इसका ये डिफरेंस लिखोगे and then you will write the next of the things. अब ध्यान से देखो और सुनो। अभी आप लोगों ने प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का मीनिंग अच्छे से समझ लिया, डिफरेंस देख लिया। देन हमने ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अलग अलग टाइप की स्कीम बनाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। अब ये पढ़ना है, जैसे आपने इधर लिखा ना, कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी मेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, इधर बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। सो नाउ वी हैव टू स्टडी दैट कि कितना परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी मेड। समझ में आया? अब मैं पहले शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों का एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का इन द सेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड में जितना कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉयर के साइड से होगा 10%, एम्प्लॉयज के साइड से भी होगा 10%। कुछ बात समझ में आई? नाउ प्लीज लिसन। अब यहाँ पे ये बोला हुआ है, 2 एक्सेप्शन, 2 रूल्स आए हुए हैं, वो सुनना। अगर नॉर्मल रूल बोलता है एम्प्लॉयर 10% ऑफ द कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज 10%। अब अगर कोई स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में, मतलब कोई एप्लीकेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड फॉर द स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ओनली, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स, they can substitute this 10% with 12%। समझ आया? दूसरा पॉइंट, अब अगर हमारा एम्प्लॉय बोलता है नहीं मुझे 10% नहीं मुझे 11% कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है? मतलब जो स्टैंडर्ड फिक्स है उससे ज्यादा उसको कंट्रीब्यूट करना है, तो हम उसको अलाउ करेंगे कि आप उतना कंट्रीब्यूट करो, बिकॉज अल्टीमेटली वो पैसा उसी को ही मिल रहा है। तो अगर हमारा एम्प्लॉय चाहता है कि वो 10% से ऊपर कंट्रीब्यूट करे, ही कैन डू सो, बट इन दैट केस एम्प्लॉयर के ऊपर कोई भी फोर्सफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी कि उसको भी 10% से ऊपर कंट्रीब्यूशन करना है।
बात समझ में आया ना? हायर कंट्रीब्यूशन किसको देना है? एम्प्लॉय को। ऐसे तो अगर एम्प्लॉयर हर एक में हायर कंट्रीब्यूशन देते जाएगा तो फिर हो गया। इसीलिए एम्प्लॉय चाहे तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करो, बट यू विल नॉट फोर्स द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर विल नॉट बी अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू पे द हायर अमाउंट। समझा? तो प्रोविडेंट फंड का क्या बोला? कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के साइड से 10%, एम्प्लॉय के साइड से 10। अच्छा 10% किस चीज का? ये सैलरी और द वेजेस का, ठीक है। सो वो जो हमने पढ़ा था बेसिक पे प्लस डीए, दैट इज द अमाउंट। अब तो एम्प्लॉयर के साइड से 10%, फिर लॉ में लिखा हुआ है एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड ऑल्सो। ये वर्डिंग है लॉ का। इक्वल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बोला तो एम्प्लॉयर का कितना है? 10%। इक्वल बोला तो 10% आएगा। तो सिंपल एंड सॉर्टेड रखते ना चीजों को। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय साइड 10%, ठीक है। 10% ऑफ द सैलरी स्लैश द वेजेस, ठीक है। दो रूल्स बोलते हैं यहाँ पे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो कुछ स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट व्हेन एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड 10% को सब्स्टिट्यूट करके 12% कर सकता है, ठीक है। एंड अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट दिस डजंट मीन दैट द एम्प्लॉयर हैज टू आल्सो डू द सेम या एम्प्लॉयर विल बी फोर्स्ड टू डू द सेम। बात समझ में आई? दूसरा, अब अपने पेंशन देखा तो पेंशन में हम लोगों को बोला हुआ है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विल बी मैक्सिमम 8.33% ऑफ द सैलरी स्लैश वेजेस। समझ आया? 8.33%, नॉट एक्सीडिंग 8.33%। अब बताओ इधर एम्प्लॉय का कितना लिखूं कंट्रीब्यूशन परसेंटेज? नहीं आएगा। पेंशन है ना, तो पेंशन में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। एंड उसको वो पैसा आफ्टर रिटायरमेंट मिलने वाला है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो। और लास्ट वाला जो है हमारा डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, अगेन कंट्रीब्यूशन विल बी डन बाय एम्प्लॉयर। इट विल बी मैक्सिमम 1% ऑफ द सैलरी स्लैश द वेजेस। कुछ बात क्लियर हुई? सिंपल सिंपल चीज है, याद रखते जाना। आज का लेक्चर एकदम इंपॉर्टेंट। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर 10%, 10% एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, वो ध्यान रखना। 10% ऑफ द सैलरी स्लैश द वेजेस, 10% ऑफ द सैलरी स्लैश द वेजेस। दो रूल बोलता है, अगर एम्प्लॉयर हायर एम्प्लॉय हायर करना चाहे कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर को फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोलती है तो 10% की जगह इट विल बी 12%। क्लियर? पेंशन के लिए कितना होगा? 8.33% ऑफ द सैलरी स्लैश द वेजेस। एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के लिए कितना होगा? मैक्सिमम 1% ऑफ द सैलरी स्लैश द वेजेस। आर वी क्लियर विद दिस? तो जब हम ये कंट्रीब्यूशन करते जाते हर महीने यानी एक इंटरवल के टाइम पे, तो एक फंड अक्यूमुलेट होता है। और अब याद करो, ईपीएफ की जो हमारी वो सेंट्रल बोर्ड बनी थी, ठीक है। तो ये जो भी फंड एक्यूमुलेट होगा ना, यहाँ पे एंड यहाँ पे, कौन एडमिनिस्टर करेगा उसको? सेंट्रल बोर्ड विल एडमिनिस्टर द सेम एंड दिस इज द रोल ऑफ योर सेंट्रल बोर्ड। अभी समझ में आया? नाउ सी दिस। तो फंड्स वाला पॉइंट भी एकदम इंपॉर्टेंट। नाउ सी, so central government may establish provident fund where the contribution shall be paid by the employer and the employee 10% and equal to employer's contribution, again it will be 10%, ठीक है। Now if any employee desires to contribute an amount exceeding 10% of the wages, he can do so, provided employer shall not be under any obligation to pay any contribution exceeding 10%, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पेंशन फंड पे। तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी नॉट एक्सीडिंग 8.33% ऑफ द वेजेस टू एवरी एम्प्लॉय हु इज द मेंबर ऑफ योर प्रोविडेंट फंड। एंड देन देयर इज अ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड where the contribution paid by the employer it shall not be more than 1% of the wages। बात क्लियर हुई? लास्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि हमने को देखो ये इंश्योरेंस स्कीम को मेंटेन करने के लिए भी कुछ खर्चों की एक्सपेंसेस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया ना, वो कंट्रीब्यूशन का 1/4 अमाउंट और देगा फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजिंग दिस इंश्योरेंस स्कीम। मतलब जो खर्चा लगने वाला है ना स्कीम को मैनेज करने के लिए, तो वो भी हमारा एम्प्लॉयर ही देगा। और कितना देगा? तो जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया उसका 1/4% एंड दैट 1/4% विल बी द मैक्सिमम केस। समझा? तो वो है आपका लास्ट पॉइंट। सी, so the employer shall pay into the insurance fund further sum of money not exceeding 1/4 of the contribution to meet all the expenses for administration of the insurance scheme, ठीक है। now the last, प्रोविडेंट फंड हो, पेंशन हो कि इंश्योरेंस हो, कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो हमारा सेंट्रल बोर्ड। वेरी क्लियर विद दिस? इतना समझ में आ गया? पक्का? अभी है ना क्या बोल रहे हैं लोग, देखो नेक्स्ट वाला,
चैप्टर 3 विल नॉट अप्लाई टू सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट। कौन सा है चैप्टर 3 जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो इन्होंने ये बोला कि जैसे हमने जब ये कोड चालू किया था तो एक टेबल भर के एप्लीकेबिलिटी पड़ी थी जिसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी, एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 और मोर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो हमारा ईपीएफ वाला चैप्टर है वो किस पे अप्लाई नहीं होगा, कौन सी एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। पहला, जो भी एंटिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, ध्यान से सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर है वो एंटिटी में जिसमें लेस देन 50 एम्प्लॉइज आर वर्किंग एंड दिस इज रनिंग विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ पावर, वो इस्टेब्लिशमेंट में चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा। कंडीशन वापस से ध्यान से सुनना, एस्टैब्लिशमेंट या एंटिटी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है जहां पे लेस देन 50 एम्प्लॉइज है और जो एस्टैब्लिशमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ पावर चल रहा है वहां पे हमारा चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा। अब रीजन सुनना ध्यान से, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस नहीं होता, उनकी कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। दूसरा, लेस देन 50 एम्प्लॉइज है और विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहे, छोटी सी एस्टैब्लिशमेंट है। तो हमारी गवर्नमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ये बोलता है कि जो छोटी एस्टैब्लिशमेंट होती है उनके ऊपर हम लोग और रूल्स एंड रेगुलेशन का बर्डन डाल के, सपोज अगर पीएफ एप्लीकेबल होता तो उनको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते, रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता, फंड देना पड़ता, एक्सपेंसेस, तो स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट में बर्डन बढ़ जाता। तो हम नहीं चाहते कि स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट में बर्डन बढ़ जाए, इसीलिए टू प्रमोट एंड टू फैसिलिटेट दैट स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट हमने इनके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई नहीं किया। बट जब और जिस दिन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मोर देन 50 एम्प्लॉइज हो गए या ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करने लग गए, चैप्टर 3 विल स्टार्ट अप्लाइंग टू देम आल्सो। बात समझ में आई। दूसरा, ऐसी एस्टैब्लिशमेंट, अब ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, वो सारी एस्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है या सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉज के अंदर आती है उन पे भी चैप्टर 3 अप्लाई नहीं होगा। बिकॉज ऐसा नहीं कि उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, उनको इस पर्टिकुलर कोड के चैप्टर के हिसाब से नहीं मिलेगा, उनके लिए वो अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एंड थर्ड, जो भी एस्टैब्लिशमेंट इसके पहले वाला जो हमारा ईपीएफ एक्ट था उस पे हमारे एम्प्लॉइज को ऑलरेडी बेनिफिट्स मिल रहा है, उसको वापस से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझाया। सो चैप्टर 3 बोलता है 3 टाइप की एस्टैब्लिशमेंट, चैप्टर 3 एंड 3 टाइप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जिसमें हमारा ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। सीधे बहुत ध्यान से इसको मार्क करना, लिखना, एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एम्प्लॉइंग लेस देन 50 पर्सन एंड वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, बराबर। दूसरा, establishment belonging to or under the control of central or state government, central or state law, and whose employees are entitled to the benefit of contributory provident fund or old age pension. And the last, to the employee who immediately before the commencement of this code were receiving the benefits of PF under any central or state enactment, मतलब central या state laws के हिसाब से। कुछ बात समझा? तो अगेन 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ये चैप्टर किस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इतना क्लियर है। अब है ना, बस 2 इजी से प्रोविजन है, 2-3, बस फिर हम लोगों का ये वाला चैप्टर हो गया खत्म। ओके, अब नेक्स्ट वाला प्रोविजन बोल रहा है ऑथराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉयर टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। हेडिंग से कुछ समझ में आया क्या, क्या बोल रहे हैं? ऑथराइजिंग मतलब हम लोग एम्प्लॉयर को परमिशन दे रहे हैं कि भाई वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट मेंटेन कर सकता है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि पीएफ फंड अकाउंट सीधा हमारा वो सेंट्रल बोर्ड मेंटेन करेगी, एम्प्लॉयर को क्यों राइट देना है आपको, बिकॉज एम्प्लॉयर तो मिसयूज कर सकता है ना। बट यहाँ पे कंडीशन ये बोलती है कि अगर हमारा एम्प्लॉयर एंड मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, उस एस्टैब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर एंड मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज जिस एस्टैब्लिशमेंट में 100 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है, वो लोग अगर सामने से जाते एप्लीकेशन करने टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द अथॉरिटी कि हम क्या हमारा प्रोविडेंट फंड खुद से मैनेज करें और खुद से मेंटेन कर सकते हैं क्या, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड कि सब कुछ बराबर है, देयर विल बी नो डिफॉल्ट और समथिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट मे अलाउ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एम्प्लॉयर ने पास्ट में डिफॉल्ट किया होगा प्रोविडेंट फंड देने से या फिर इस चैप्टर के कोई भी या इस कोड के कोई भी रूल्स रेगुलेशन से वायलेट किया होगा, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगा?
बस, तो देखो एक्सेप्शन इधर ही बन गया। नॉर्मल केस में अगर एम्प्लॉयर जा रहा है, मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयज जा रहे हैं और उस एस्टैब्लिशमेंट में 100 और मोर एम्प्लॉयज आर वर्किंग, उस जगह पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ, परमिशन में बी गिवन, बट वो एम्प्लॉयर जिसने पास्ट में डिफॉल्ट किया हो और जो भी हमारे इस कोड की या इस कोई भी रूल्स की वायोलेशन करता हो तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेंटेन करने बोला है प्रोविडेंट फंड, इसका मतलब ये नहीं हुआ सारा कंट्रोल एम्प्लॉयर के हाथ में आ गया, क्योंकि भले एम्प्लॉयर मेंटेन करे प्रोविडेंट फंड, उसको टाइम टू टाइम रजिस्टर्स, रिटर्न, ऑनलाइन इंस्पेक्शन सब कुछ टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, जिससे हम मॉनिटर कर सके कि उसका पीएफ का जो भी फंड मेंटेन किया जा रहा है वो सब कुछ बराबर चल रहा है, बराबर। तो दिस विल बी योर नेक्स्ट। अब लास्ट में अगर हमारा ऑथोराइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया है तो वो कैंसिल भी कर सकती है अगर हमारा एम्प्लॉयर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, केस 1 एंड केस 2। अच्छा, अपना एम्प्लॉय एक जगह पे एस्टैब्लिशमेंट में ज्वाइन किया जहाँ पे ईपीएफ का चैप्टर अप्लाई हो रहा था और ये कोड अप्लाई हो रहा था, जरूरी है वो लाइफ टाइम तक सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा? शिफ्ट भी हो सकता है ना। तो अब से केस 1 एंड केस 2 ये बोल रहा है, अगर हमारा एम्प्लॉय उस एस्टैब्लिशमेंट में था जहां पे ईपीएफ अप्लाई होता था, ठीक है, अब वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को रेलिंक्विश कर रहा है। रेलिंक्विश मतलब समझता है? गिव अप कर रहा है, मतलब वो छोड़ के जा रहा है, और छोड़ के जाता है ऐसी एस्टैब्लिशमेंट में जहां पे ईपीएफ अप्लाई नहीं होता। ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय अभी तक ऐसी एस्टैब्लिशमेंट का पार्ट था जहां पे ईपीएफ और ये कोड अप्लाई हो रहा था, अब वो अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जाता है और ऐसी जगह जाता है जहां इसका ईपीएफ अप्लाई नहीं होता। अब वाइस वर्सा केस भी हो सकता है कि अभी तक वो ऐसी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा था जहां पे ईपीएफ अप्लाई नहीं हो रहा था, और अब जहां वो जा रहा है वहां पे ईपीएफ अप्लाई हो रहा है। कुछ समझ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में उसके जो प्रोविडेंट फंड के पैसे है उसका क्या होगा बताओ? ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि देखो फंड तो सेंट्रल लेवल पे ही मेंटेन होता है ना, तुम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट चेंज कर रहे हो तो वहां पे क्या करने का, सिर्फ एक एप्लीकेशन और बताने का कि मेरा एम्प्लॉयर अब ये बदल चुका है, मेरा एस्टैब्लिशमेंट अब ये बदल चुका है, बाकी फंड का कंट्रीब्यूशन एंड सब कुछ तो वो सेंट्रल लेवल पे ही जाने वाला है। तो क्या ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स कैन बी परमिटेड? ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स यस। बात समझा? बात ये दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। एंड लास्ट में इस चैप्टर के अंदर देयर इज एन अपील टू द ट्रिब्यूनल। अब इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें हैं, अथॉरिटी ने जितने भी डिसीजन दिए, अगर कोई भी पर्सन, या वो एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, कोई भी पर्सन अगर उस डिसीजन से डिससैटिस्फाइड है, या वो पर्सन को चाहिए कि इधर मैटर बराबर से डिस्कस नहीं हुआ या सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या अपील फाइल करने का राइट है? ऑफ कोर्स यस, एंड अपील फाइल हो सकता है टू द ट्रिब्यूनल, ठीक है। किसके रिगार्डिंग अपील फाइल करेंगे? देखो मेन तो प्रॉब्लम ही ये होगी कि हमारा जो ड्यूज है ना, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, मेन तो प्रॉब्लम उसी की होगी। एंड दूसरी प्रॉब्लम होगी कि कुछ नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, ठीक है। तो हम अपील करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं, ठीक है। बट अपील तब तक एंटरटेन नहीं होगा जब तक 25% ऑफ द अमाउंट जो ड्यू था वो पे ना हो जाए। प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट सुना हुआ है जब भी हम लोग अपील फाइल करने जाते हैं, तो जब तक 25% ऑफ द अमाउंट पे ना हो जाए तब तक वो अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और लास्ट, ट्रिब्यूनल को एक टाइम लिमिट दिया हुआ है कि उनको अपील इतने टाइम में सॉल्व करना है, मतलब ट्राई करना है कि इतने टाइम में वो लोग अपील को डिस्पोज ऑफ कर दें। वो टाइम पीरियड कितना है? तो 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दैट अपील। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 इज ओवर। ओके, तुमको जो ध्यान से रखने वाली चीजें थी वो ये थी, पहला तो आप लोगों का दिस वन वाज ओके, अथॉरिटी वाला क्वेश्चन था। स्कीम्स वाली काम की चीज थी कि कौन सी स्कीम हमने बनाई है, तो 3 इंपॉर्टेंट स्कीम है जो एम्प्लॉइज के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में बनी है। एक है आपकी जो अनऑर्गेनाइज, दैट इज योर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए बनी है वो, ठीक है। देन स्कीम अप्लाई हो सकती है प्रोस्पेक्टिव बेसिस से भी एंड रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस से भी, ठीक है। फिर फंड कैसे मेंटेन करेंगे, तो फंड कैसे कंट्रीब्यूट होगा, तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की साइड से होगा इन केस ऑफ प्रोविडेंट फंड। कितना कंट्रीब्यूशन करने का? 10% एंड 10%। पेंशन में कितना करेंगे? 8.33%, नॉट एक्सीडिंग 8.33%। सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर है, ठीक है। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस पे कितना होगा? नॉट एक्सीडिंग 1%। क्लियर है विद दिस मच? ओके। अच्छा, अगर मुझे इंश्योरेंस स्कीम को ना फंड मतलब मेंटेन करना है एक्सपेंसेस वगैरह को, तो क्या करना पड़ेगा?
1/4 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन और देना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एक्सपेंस मेंटेनेंस, बराबर। देन हम लोगों ने पढ़ा फंड्स के साथ साथ डिफरेंस, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एंड चैप्टर 3 will not apply to certain establishment, cooperative society, less than 50% working without the aid of power। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट लॉ। तीसरा, जिस ये कोड आया उससे पहले इमीडिएटली आपको सेंट्रल या स्टेट एनैक्टमेंट के अंदर कोई भी एडवांटेज मिल रहे थे, ये बेनिफिट मिल रहे थे, तो वापस आप इस कोड के अंदर आओगे नहीं। एंड द लास्ट, ये सारे ऐसे इजी मिसलेनियस बोल सकते हो कि हमारा एम्प्लॉयर खुद से मेंटेन कर सकता है कि हाँ ये, बट उसने डिफॉल्ट किया होगा तो नहीं मेंटेन कर सकता। भले वो अपने पास प्रोविडेंट फंड रखे, फिर भी उसको रजिस्टर, रिटर्न सब कुछ फाइलिंग करना है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट ये बोलता है हमारा एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह जाता है या दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, तो जो उसका फंड होगा ना वो सच मैनर में डील किया जाएगा ना, अक्यूमुलेट किया जाएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड द लास्ट इज अपील टू द ट्रिब्यूनल। क्या अपील फाइल करने जा सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। कब तक हमारी अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा? जब तक 25% of the amount has not been done। And the last one says that tribunal shall endeavor, endeavor का मतलब try, effort shall be made to dispose of the appeal within a period of 1 year from the date of filing of the appeal। Clear with this? चलो let's take break। चलो, so just like your chapter number 3 employees provident fund, once again we have a very important chapter which is called as your ESI। ठीक है, क्या था ESI? सबसे पहले फटाफट से बताओ। दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड। ठीक है, इंश्योरेंस बोला, अगेन इंश्योरेंस दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस और डैमेजेस का कंपेंसेशन एंड एवरीथिंग। एंड फॉर हियर स्पेसिफिकली द इंश्योरेंस अमाउंट इज गिवन फॉर द पर्पज ऑफ SIM विच इज सिकनेस, इंजरी, मैटरनिटी बेनिफिट। अब ये जो सिकनेस और इंजरी होगा ना, वो होना चाहिए अराइजिंग आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या आप इसको बोल सकते हो सिकनेस और इंजरी होनी चाहिए ड्यू टू, सिकनेस होना चाहिए ड्यू टू ऑक्यूपेशनल डिजीज। देन ऑल दैट थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर योर ESI पार्ट। ठीक है, सो जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने EPF में अभी कंट्रीब्यूशन किया था एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय साइड से, वैसे अब हम लोग ना ESI में भी कुछ सिमिलर चीजें पढ़ेंगे। जैसे हर महीने जैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेंगे again in this fund, and now this fund will be called as your ESI fund। ठीक है, who will maintain this ESI fund? तो याद करो चैप्टर 2 में जो हमने सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी विच वॉज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे आएगा ESIC will be responsible for maintenance of this fund। ठीक है, अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो फंड हमने मेंटेन किया ना, मैनेज किया, इस फंड को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? खर्चा करने के लिए, बराबर। अभी आप लोग सोचोगे कि खर्चा करने के लिए तो सिर्फ सिकनेस एंड इंजरी और वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, बट याद करो ESIC में हमारे पास 2 कमिटी थी, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, याद आया? तो इसके अंदर भी तो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सैलरी का क्या होगा, कहाँ से दिया जाएगा? ESI फंड में से दिया जाएगा। ठीक है, देन हम लोग ना देखो जहाँ जहाँ पे कंट्रीब्यूशन पैसे सबकी बात आती है तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में झगड़ा होना एकदम कॉमन होता है। ठीक है, अब झगड़ा होगा तो देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी जो इस झगड़े को सुलझाएगी, एंड इसीलिए हमने बनाया हुआ है EI कोड विच इज एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड, और यू कैन कॉल इट एज ESI दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड। ठीक है, अब वो कोर्ट में जो जज होगा उस कोर्ट में जो मैटर डिसाइड किया जाएगा, जितना अमाउंट पे करने को बोला जाएगा, पेनल्टी, सब कुछ कहाँ से दिया जाएगा? ऑफ कोर्स अगेन फ्रॉम योर ESI फंड। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप लोगों को ये आएगा कि डेफिनेटली हम लोग फंड का अमाउंट बेनिफिशियरीज के और उसके डिपेंडेंट के लिए ही देने वाले हैं, बट ESI फंड का खर्चा और कहाँ कहाँ खर्च सकते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा, चलो ESI फंड में हर महीने कंट्रीब्यूशन किया तो इंश्योरेंस ही है। ठीक है, तो हम भी जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम नहीं बोलते इसके साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बराबर। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये ESI फंड में हर महीने कंट्रीब्यूट करने के वजह से या करने से अपने एम्प्लॉय को और उसके डिपेंडेंट्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? मतलब अगर सिकनेस और इंजरी उसको हुई तो क्या मिलेगा? मतलब वो फंड में से उसको ऐसा क्या मिल जाएगा कि जिसकी वजह से ही कैन रिकवर फ्रॉम द सेम, समझा? तो ये 2 एकदम काम के और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, देन इसके बाद आप लोगों का जैसे जैसे आगे जाएंगे एक और इंपॉर्टेंट काम का क्वेश्चन आएगा विच इज योर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड। ठीक है,
So this is all about your ESI fund called as your chapter number 3 ESI fund maintained by your ESIC. ठीक है, तो moving on to the very first question called as your purpose for which ESI contributions or the fund can be used. So देखो सबसे पहले now the chapter number 4, all contributions and usual charges are paid into the fund called as your ESI fund. Fund is held and administered by your ESI corporation. अच्छा अब मुझे बताओ, हमने ये तो देखा कि ये फंड कहाँ पे एक्सपेंडिचर इस फंड से होगा, अब क्या इस फंड में हम लोग कुछ और अमाउंट इंक्लूड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं? जैसे कि अगर हमको कोई डोनेशन देना चाहता है इस फंड में, या हमको कोई ग्रांट्स देना चाहता है, या CSR फंड के कंट्रीब्यूशन के नाम से हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या हम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। ESI फंड में जितना ज्यादा अमाउंट आएगा उतना ज्यादा हम लोग हमारे एम्प्लॉयज और डिपेंडेंट्स के बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे। तो पैसा आ रहा है, कभी भी आती हुई लक्ष्मी को कोई मना करता है क्या सामने से? तो यहाँ पे भी कोई क्यों मना करेगा, आने देंगे पैसा। जितना ज्यादा फंड उतना ज्यादा हम लोग हॉस्पिटल बनाने में यूज कर सकते हैं, क्लिनिक्स बनाने में, डिस्पेंसरीज बनाने में यूज कर सकते हैं। तो सब फायदा अल्टीमेटली जाने किसको वाला है? एम्प्लॉयज एंड उसके डिपेंडेंट्स को। सो फंड में ये सारी अमाउंट जो डोनेशन के फॉर्म में आ रही है, CSR के फॉर्म में आ रही है, सब फॉर्म में अलाउड होगी। ठीक है, लेकिन अलाउड देखो, इनकमिंग क्रेडिट इज अलाउड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, बराबर, लेकिन डेबिट बहुत ही सिलेक्टेड सोर्सेज से होगा। तो ESI फंड में लिस्ट दिया हुआ है, उसी पर्पस के लिए हम लोग फंड को यूज कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं, लेकिन रिसीव के टाइम पे हम लोग कहीं से भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ सी the corporation may accept grants, donations, CSR fund and the gifts from the central government, state government, local authority or any individual or body corporate. ठीक है, now see this, देखो इनकमिंग सब जगह से अलाउ किया हम लोगों ने। अभी देखो एक्सपेंडिचर करने के टाइम पे क्या लिखा हुआ है, purposes for which ESI fund can be expended. expended मतलब expenditure, expenses can be done। देखो पहली लाइन में लिख दिया ESI फंड मस्ट बी स्पेंड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। ठीक है, अभी तुमको बता दूं टोटल 6 पर्पसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, सबसे पहला तो ऑब्वियसली ESI का नाम ही है, सिम, दैट इज सिकनेस इंजरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट। तो हम सबसे पहला तो खर्चा हेल्थ केयर एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में ही करेंगे, दैट विल बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब हेल्थ केयर एंड बेनिफिट्स भी बोला तो क्या करोगे आप हेल्थ केयर एंड बेनिफिट्स के लिए? तो हम ना डायरेक्ट बेनिफिट देंगे। डायरेक्ट किसको? अपने एम्प्लॉयज को और उसके डिपेंडेंट्स को। जैसे ही एक एम्प्लॉय को सिकनेस हो जाती है, मैटरनिटी बेनिफिट देना है, डिसेबलमेंट, तो हम डायरेक्ट उसको पैसा देंगे, इसको डायरेक्ट बेनिफिट्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे, जिसको भी इस ESI के अंदर इंश्योरेंस मिला हुआ है, जो कवर्ड हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे इंश्योर्ड पर्सन। ओके, एंड उसके फैमिली मेंबर्स को या जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको डिपेंडेंट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जहां जहां वर्ड इंश्योर्ड पर्सन आए, समझ जाना कि जिसको ये स्कीम अप्लाई होती है और जिसको इंश्योरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला बेनिफिट इज द डायरेक्ट बेनिफिट। दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, डायरेक्ट बेनिफिट बोला मतलब अगर उसको सिकनेस या डिसेबलमेंट होता है तो भाई ट्रीटमेंट भी तो कराना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराने के लिए खर्चा लगेगा, वो खर्चा भी दिया जाएगा यहीं से। ना ही सिर्फ ट्रीटमेंट कराने का खर्चा, जब हमारा एम्प्लॉय हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, एडमिट होने के टाइम पे देखो उसको हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, अपना कोई कलीग हम जहाँ काम करे वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अपना एम्प्लॉयर बोले हाँ तो उसको दे दिया है ना हमने ESI का पैसा, अभी वो रिकवर होके वापस आ जाएगा, ऐसा चलता है क्या? तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको विजिट करते हैं, ऐसे फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं। तो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका मेडिकल अटेंडेंस भी, मतलब हमेशा ऑफिस में से एक ना एक जन जाएगा, उसकी तबीयत पूछताछ करेगा, ये सारी चीजें भी हम लोग करेंगे। तो दूसरा बेनिफिट बोलता है हेल्थ केयर में कि मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ द पर्सन शैल ऑल्सो बी डन। ठीक है, थर्ड मेडिकल सर्विसेज। तो हमारा जो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं उसको चलाने का भी तो खर्चा लगेगा ना, और वो खर्चा कहाँ से दिया जाएगा? दिस फंड ओनली। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना, ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह बनी हुई है ये एम्प्लॉयज के लिए ही बनी हुई है, मतलब कोई नॉर्मल हॉस्पिटल है उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, लास्टली थर्ड पार्टी कॉस्ट। थर्ड पार्टी कॉस्ट क्या? तो हम प्राइवेट जगहों पे भी जा सकते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उस प्राइवेट जगहों का भी जो मेंटेनेंस एंड खर्चा आएगा वो भी इसी फंड में से दिया जाएगा। ठीक है, सो हेल्थ केयर एंड बेनिफिट्स क्या बोलता है? डायरेक्ट बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स एंड फॉर द मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेस फॉर द हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज एंड फॉर द प्राइवेट बॉडीज। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सैलरी। अब यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, स्टैंडिंग कमिटी का, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का, और जितने भी लोग ईएसआईसी के अंदर काम कर रहे हैं उन सब की भी तो सैलरी आएगी, उन सब के भी तो अलाउंसेस आएंगे। कहाँ से पे किए जाएंगे? फ्रॉम अवर दिस फंड ओनली, ठीक है। अब देखो, स्टाफ रेम्यूनरेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमिटी का एक्सपेंसेस। विच कमिटी? स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट्स काउंसिल, ठीक है। नाउ रिटायरमेंट एंड बेनिफिट, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेचुइटी हो गया, वो सारे बेनिफिट्स भी इधर से पे किए जाएंगे, ठीक है। देन थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। फॉर व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस? इधर हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिक बनाए हैं, पहले तो बनाने का खर्चा, तो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, फिर उसको मेंटेन करने का खर्चा, तो वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। अच्छा, लीगल चार्जेस बता दूं तो अभी मैंने आपको ईआई कोड्स के बारे में बताया, तो जब ईआई कोर्ट कुछ फाइनल डिसीजन लेता है, सपोज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हुआ कि एम्प्लॉयर बोलता है मेरे हिसाब से इतना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बोलता है मेरे हिसाब से इतना कंट्रीब्यूशन, दोनों के बीच हो गया झगड़ा, झगड़ा रेफर करने गए वो लोग ईआई कोर्ट के पास में, और वहां पे अगर कोर्ट फाइनल जजमेंट देता है कि आपको इतना पैसा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, तो वो कोर्ट में जो जज बैठा है क्या फ्री में काम करेगा? उसकी भी तो फीस होगी, कोर्ट के एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होंगे, और जो फाइनल अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा सब कुछ जाएगा फ्रॉम योर, फॉर दिस पर्पस ऑफ द लीगल पर्पस एंड प्रोफेशनल पर्पस। मतलब क्या हुआ? देखो, हम इतना सारा पूरे इंडिया का सेंट्रल लेवल पे फंड मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फंड का टाइम टू टाइम ऑडिट होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए। अच्छा, अब जब ऑडिटर आएगा फ्री में काम करेगा, अभी उसकी प्रोफेशनल फीस लगेगी, सिंपल। सो ऑडिटिंग एंड वैल्यूएशन, ईआई कोर्ट्स, लीगल प्रोसीडिंग एंड कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द सेटलमेंट, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट के जैसे हमारे लीगल सेटलमेंट, मतलब अपने को जो कोर्ट ने बोला ना कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, वो लीगल सेटलमेंट हुए। अच्छा, हम आउट ऑफ कोर्ट भी जा सकते हैं, तो वो जो अमाउंट बोलेगा वो भी यहाँ पे आएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के केस में हमारे जो कॉर्पोरेशन है या स्टैंडिंग कमेटी ने भी बोला कि इतना अमाउंट पे करोगे या इतना अमाउंट जाना चाहिए, वो भी इसी फंड में से पे किया जाएगा, ठीक है। एंड हेल्थ वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन। अभी इसका ना एक और ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही है ना, क्या होता था, डिसेबलमेंट, कोई भी एम्प्लॉय को काम करने के दौरान चोट लग जाती थी, और ऐसी चोट जो मतलब टेम्पररी डिसेबलमेंट नहीं, परमानेंट पार्शियल या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आता था, और वो जो काम पहले कर पा रहा था वो अब वो काम कर नहीं पाएगा। तो पता है एम्प्लॉयर क्या करता था? अब देखो, एम्प्लॉयर के लिए क्या अब वो बंदा यूजफुल रहा है, रिसोर्सफुल रहा है? नहीं। तो एम्प्लॉयर क्या कर देते थे पता है? जैसे उसको चोट लग गई या वो पहले से जैसा काम नहीं कर पाता था ना, तो उनको काम से निकाल दिया जाता था। बेनिफिट देना तो जाने दो, उनको सीधा काम से निकाल दिया जाता था। एम्प्लॉयर का पर्सपेक्टिव ये था कि अब तो इसको डिसेबलमेंट हो गया, अब ये मेरे ऊपर लायबिलिटी होगा, जो पहले काम कर पा रहा था वो करेगा नहीं, तो मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ठीक है। अब सोचो क्या ये सही चीज है? एक्सीडेंट होना, किसी को इंजरी, किसी को बीमारी होना क्या बोल के होती है? किसी को कभी भी हो सकती है। दैट डजंट मीन कि आप हर एक एम्प्लॉय को ऐसे काम से निकालते रहोगे। सेम विद तो मैटरनिटी बेनिफिट, तो हर एक विमेन एम्प्लॉय को 6 महीने का लीव देना पड़े, इसीलिए वो लोग पहले काम से निकाल दे, या काम पे जानबूझ के फीमेल एम्प्लॉय को रखे ही नहीं, ये तो सही चीज नहीं है। तो ऐसी सारी चीजें जहां पे हमारा एम्प्लॉयर हमारे वर्कर को, एम्प्लॉय को काम से निकाल दे रहा है, तो ना हमारी ही गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है, मेजर्स लेती है इनका रिहैब कराने का। मतलब इनको फिजिकली या मेंटली हम कैसे फिट बना सकते हैं। अब देखो, जो हो गया वो हो गया, वो वापस 100% वैसा रिकवर नहीं होगा, बट हम क्या ऐसा मैच ट्राई कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो लोग वापस से अर्निंग कैपेसिटी या वो काम कर पाए। तो उनके हेल्थ के पीछे खर्चा, उनको नया री एम्प्लॉयमेंट देने का खर्चा, वो सब भी हम लोग उसके लिए जो भी इनिशिएटिव्स और स्टेप्स लेंगे वो भी हम लोग ईएसआई फंड में से ही मेंटेन और मैनेज करेंगे, ठीक है। सो ये 6 पर्पस है जिसके लिए हमारा फंड यूज किया जाएगा। समझ आया? अब इसको याद कैसे रखने का, तो पहले ऐसे याद करो, पहला वाला जो बेनिफिट था प्योरली एंड प्योरली किसके लिए? एम्प्लॉय नहीं लिखते, इंश्योर्ड पर्सन लिखते हैं, ठीक है। तो मैं ना आईपी लिखती हूँ इंश्योर्ड पर्सन के लिए, ओके। तो हेल्थ केयर एंड बेनिफिट, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल सर्विसेज एंड द थर्ड पार्टी कॉस्ट, ठीक है। देन दूसरा बेनिफिट की बात करते जो हमारे एम्प्लॉयज के लिए था, तो वो हो गया आप लोगों का, ये समझ लो एकदम डायरेक्ट वाला जो एकदम एम्प्लॉय से कनेक्टेड है, तो हेल्थ वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन हो गया। अब अगर हम लोग ईएसआईसी की बात करें अपने कॉर्पोरेशन में, जिसको हम लोगों को फंड देना है,
वो आ जाएगा आपका ये, जिसमें हमने स्टाफ बेनिफिट दिए थे, हम लोगों ने मेडिकल बेनिफिट काउंसिल वगैरह लेके जो खर्चा किया था वो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड सैलरीज। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस के लिए आप बोल सकते हो कि ये हॉस्पिटल से रिलेटेड बात है, ठीक है। एंड लास्ट में ये वाला जो है ना, लीगल प्रोफेशनल चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेटलमेंट, इधर लिख देते हैं रिलेटेड टू योर ईआई कोड, ऑडिटर, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर ईआई कोड, ठीक है। तो हो गए 6 बेनिफिट। 2 बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए डायरेक्ट, एम्प्लॉय यानी यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। तो पहला वाला आप लोगों का क्या था, दैट इज हेल्थ केयर एंड बेनिफिट। दूसरा वाला क्या था, रिहैबिलिटेशन, हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करना, वो, ठीक है। देन अगर हम ईएसआईसी की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सैलरी। देन अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस की, हॉस्पिटल की बात करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप ईआई कोड की बात करते हो तो लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस आ जाएंगे, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट एंड सेटलमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी इस स्कीम के अंदर कवर हुआ है, देखो जिसको भी ये स्कीम एप्लीकेबल होती है और जिसको भी ये अप्लाई होता है, उन सारे लोगों को कंपलसरी एंड कंपलसरी ईएसआई देना पड़ेगा। और जो भी ईएसआई की स्कीम के अंदर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इंश्योर्ड पर्सन। सिंपल, क्लियर विद दिस? तो ये है आप लोगों का पहला क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू पर्पसेस फॉर विच फंड्स कैन बी एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड बोला तो खर्चा किया जाएगा। अब इन 6 खर्चों के अलावा आप कहीं भी खर्चा कर सकते हो? नहीं। एक ऐसा केस स्टडी बन सकता है कि चलो हमारे ईएसआईसी ने ये मेजर्स लिया, ये स्टेप लिया और वो इसके लिए खर्चा करना चाहता है, तो गिव अस द स्टेप्स और काइंडली आउटलाइन द स्टेप्स फॉर और द पर्पसेस फॉर विच ईएसआई फंड कैन बी एक्सपेंडेड, ठीक है। या फिर वो तुमको पूछेंगे कि हमारे लोगों ने ईएसआई फंड में से ये खर्चा किया, अगर वो ये खर्चा 6 पर्पस में आता है तो यस, अगर नहीं आता है तो नॉट अलाउड। समझा क्या? चलो, तो ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 4, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? सी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोगों ने ईएसआई के अंदर बेनिफिट सॉरी पर्पसेस फॉर विच फंड्स कैन बी एक्सपेंडेड समझा। देन आप लोगों ने कौन सी अथॉरिटी मेंटेन करती है वो पढ़ा। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, इट इज रिगार्डिंग, जैसे हम लोगों ने ना पीएफ के अंदर क्वेश्चन पढ़ा था रिगार्डिंग, इट वाज कंट्रीब्यूशन कितना करना है और कब करना है, ठीक है। इसके अंदर ज़ोंबी आत्मा आ गई है। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना करेंगे और कैसे करेंगे वो पढ़ा था पीएफ के अंदर। सिमिलर मैनर में अभी आप लोगों को यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ना इधर एक ही छोटा सा ट्विस्ट है, जैसे वहां पे वो लोग ने पता एक्सप्रेसली लिख दिया 10%, 8.33 एंड 1%, यहाँ पे ये लोगों ने एक्सप्रेसली नहीं लिखा है। ये लोगों ने लिखा है कि परसेंटेज एंड द रेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ बात बताती हूँ, जैसे ये कोड अभी इफेक्टिव हुए ना, कोड तो इफेक्टिव कर दिए, कुछ चीजें जैसे पता है एक्ट में लिखा रहता है, फिर कुछ चीजें रूल्स में लिखी रहती है ना। इस कोड में भी जितने भी कोड्स इंप्लीमेंट हुए हैं, कोड्स वो लोग ने इंप्लीमेंट कर दिया, इफेक्टिव कर दिया। जो इसके रिगार्डिंग रूल्स है ना, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से आप लोगों को हर जगह पे, जैसे पहले लिमिट्स एक्सप्रेसली दी रहती थी, यहाँ पे तुमको हर जगह दिख रहा होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी दिस एंड दैट, वो इसके लिए क्योंकि वो लिखा है रूल्स में और रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए, समझा। तो ऐसा आधा अधूरा काम हुआ है, ठीक है। और वो लोग ने जल्दी जल्दी में आईसीएसआई को एकदम मोटिवेशन आया कि जून वाले बच्चे तो जो इम्प्लीमेंट हुआ है सब पढ़ेंगे, तो वो लोगों ने मस्त ऐसा नया मॉड्यूल, वो भी कब रिलीज की मॉड्यूल, जब हमारा फेब्रुअरी खत्म होने आया, आधा ऐसा टाइम निकल गया है कि जहाँ ओवरऑल कोर्स पूरा पूरा होने आया, तब उनको लगा कि चलो बॉम्ब फोड़ते हैं अभी हम लोग मस्त सा, ताकि हमारे बच्चे एकदम खुश हो जाए। इसीलिए हाँ, तो इसीलिए ना, जैसे आपने कंट्रीब्यूशन उधर पढ़ा एक्सप्रेसली, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, मतलब हम अज्यूम नहीं कर रहे, जो रेट्स अभी तक, फिर जो रेट्स चल रहा है ना, जो हमारा ईएसआई एक्ट था ना, उसमें जो रेट्स और परसेंटेज लिखे थे ना, वही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। सो ध्यान से समझना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई विल कंट्रीब्यूट, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी 3.75% ऑफ द वेजेस, हियर इट विल बी 0.25% ऑफ द वेजेस, कुल मिला के हम लोग बनाएंगे 4%, ठीक है। तो ऐसे लिखने का, रेट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अभी भी वो जो ओल्ड रेट्स थे वही रेट्स के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो कंट्रीब्यूशन ये बोलता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, इधर दोनों करेंगे, हाँ ठीक है, ये रेट्स पे कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड ये जो भी अक्यूमुलेशन होगा फंड का उसको हम लोग बोलेंगे ईएसआई फंड। सिंपल है, इजी, छोटी सी चीज है यहाँ पे। सी दिस, डन बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, रेट प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये कंट्रीब्यूशन कब करने का, देखो सैलरी का जो लास्ट डेट तक होता है तो हम लोग वो काउंट करते हैं एंड पे किया जाता है, तो यहाँ पे भी ड्यू डेट क्या होगा, लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड, सिंपल।
अब है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम काम का। क्वेश्चन ये बोलता है कि व्हाट विल बी द बेनिफिट्स फाइनली, इतना इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन किया, इतना सारा हम लोग पढ़ रहे हैं, ईएसआई जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा उसका क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट किसको? ऑब्वियसली जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको एंड उसके डिपेंडेंट्स को, बराबर। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पे ना कुछ बेनिफिट्स है ना दो टाइप के। कुछ कुछ जगहों पे आप लोगों को कैश बेनिफिट दिखेगा, एक जगह पे आपको केयर एंड ट्रीटमेंट का बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। कैश बेनिफिट बोला तो सीधा कैश दे दिया, पैसा दे दिया, जाओ अपना इलाज कराओ, ठीक होके आ जाओ। केयर एंड ट्रीटमेंट बोला तो उसकी देखभाल करना, वो मेडिकल अटेंडेंस की जो हम लोग बात कर रहे थे उसको बोला जाता है केयर एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे कैश बेनिफिट इन्वॉल्व है क्या? नहीं। समझ आया? अब मैं आप लोगों को वापस 6 बेनिफिट्स दिए हुए, जैसे उधर 6 पर्पस थे ना, वैसे यहाँ पे 6 बेनिफिट्स दिया हुआ है। अगर आप लोग देखोगे बेनिफिट्स तो आप लोगों को कुछ वापस सेम सिमिलर चीजें लिखेगी। सिकनेस बेनिफिट उधर भी था, पर्पस फॉर विच फंड्स कैन बी एक्सपेंडेड। मैटरनिटी बेनिफिट, ईएसआई में जो सीम है, सिकनेस इंजरी एंड मैटरनिटी बेनिफिट, वो आ गया। डिसेबलमेंट बेनिफिट भी था, डिपेंडेंस बेनिफिट भी था, मेडिकल भी था एंड फ्यूनरल एक्सपेंस। फ्यूनरल एक्सपेंस एकदम अंतिम यात्रा कि अब कुछ नहीं बचा, अब हो गया सब कुछ खत्म, मतलब हमारे एम्प्लॉय की हो गई डेथ, और उसके बाद के जो उसके मरने के बाद के जो भी खर्चे और क्रियाक्रम होंगे उसका खर्चा भी ये प्रोवाइड होगा। अब तो मुझे ये चीज बताओ, पर्पस ऑफ द फंड्स फॉर विच फंड्स कैन बी एक्सपेंडेड में भी सिमिलर चीज लिखी थी, यहाँ पे भी सिमिलर चीज लिखा है, तो दोनों में फिर फर्क क्या हुआ? बात समझ में आई? अभी फर्क ये हुआ, क्या आप लोगों ने ये जो बेनिफिट दिखे उसमें एक भी वर्ड इंश्योर्ड पर्सन और डिपेंडेंट्स के अलावा का देखा? मतलब यहाँ पे ऐसे कोई बेनिफिट्स थे जो इंश्योर्ड या डिपेंडेंट्स के अलावा किसी को मिल रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं तुमको कंफ्यूज होंगे ना दोनों पॉइंट्स में, इसलिए मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ऐसे दोनों चीजें एकदम अलग अलग है। जो पर्पस फॉर विच फंड्स कैन बी एक्सपेंडेड दिया था ना, वो तो ये बता रहा था कि जो फंड हमारे पास है उसको कंट्रीब्यूट किधर करेंगे, किधर खर्चा करेंगे। बेनिफिट्स ये बता रहा है कि ये बेचारे एम्प्लॉय ने इतना ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया हर महीने, उसका उसको जो इंश्योरेंस का पैसा जमा हुआ उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट सिर्फ उसको नहीं उसके फैमिली मेंबर्स को भी क्या मिलेगा। तो क्वेश्चन दोनों अलग अलग, बट जब आप पॉइंट्स पढ़ने बैठोगे ना तो वो 6 के 6 पॉइंट्स आपको कुछ ना कुछ हद तक सिमिलर दिखेंगे, इसीलिए आई एम सॉल्विंग दैट कंफ्यूजन। अब ध्यान रखना, ईएसआई फंड में से जो खर्चा हो सकता है ना, वो ऑब्वियसली मेडिकल सिकनेस बेनिफिट तो होगा ही, साथ में इधर हमने देखा वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का भी खर्चा, अथॉरिटी और कोर्ट का भी खर्चा। तो खर्चा उनको दिया जा रहा था, खर्चा किया जा रहा था। क्या आपने यहाँ पे देखा बेनिफिट्स में कि वो जो स्टैंडिंग कमिटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के जो एम्प्लॉयज है उसको भी बेनिफिट मिलेगा? नहीं। बेनिफिट्स प्योरली मीन्स दैट इंश्योर्ड पर्सन प्लस उसके डिपेंडेंट्स, प्योरली एंड प्योरली। तो यहाँ पे आप ना कोर्ट के कोई एम्प्लॉय देखोगे ना वो काउंसिल ईएसआईसी किसके भी कोई भी एम्प्लॉयज या कुछ बेनिफिट नहीं देखोगे। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ओवरऑल जो पैसा आता है उसका जनरल खर्चा कहाँ हो सकता है, इसको आप बोलोगे स्पेसिफिक एंड प्योरली फॉर द इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर डिपेंडेंट। समझा? तो है ना, सेम सेम पॉइंट दोनों दोनों में मत लिख के आ जाना, नहीं तो ऐसे लगेगा कॉमन कॉमन जनरल जनरल चीजें आपने अपने हिसाब से गप्पे मार के लिख दिया। पर्पस पूछा आप लोगों को तो आपको सिकनेस इंजरी लिखने का, डिसेबलमेंट लिखने का, साथ में हॉस्पिटल चलाने का खर्चा, हॉस्पिटल बनाने का खर्चा, ईआई कोर्ट्स के जो जज है उनको पैसा, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का जो खर्चा है वो सब आएगा, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा एक्सपेंसेस। ये जब बात करेंगे अब स्पेसिफिक फंड्स, तो अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो यहाँ पे ना मैंने इसको ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है कि सिकनेस बेनिफिट बोला तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज विच टाइप ऑफ बेनिफिट? कैश बेनिफिट, मतलब सीधा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो आ गया पीरियोडिकल कैश पेमेंट। पीरियोडिकल बोला तो देखो बेचारा हमारा एम्प्लॉय 1 महीने तक या 2 महीने तक अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो पीरियोडिक उसको खर्चा देना पड़ेगा ना ट्रीटमेंट के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। तो पीरियोडिकल केस एंड कब दिया जाएगा ये? तो जब वो बीमार होगा तब। अब बीमार ऐसा बोला कि आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा पेट दुख रहा है, आज ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे नहीं। वो जो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल बनाई है ना इधर, वो एक्सपर्ट लोग हैं जो बोलेंगे कि हाँ इसको सच्ची में बीमारी हुई है, इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज हुआ है या इसका एक्सीडेंट हुआ है, तभी दिया जाएगा, ऐसे ही रैंडम दिया नहीं जाएगा, ठीक है। देन वी हैव मेटर्निटी बेनिफिट, तो ऑफकोर्स मेटर्निटी बेनिफिट जो इंश्योर्ड विमेन होगी, जो प्रेग्नेंट होगी, उसको दिया जाएगा मेटर्निटी बेनिफिट का खर्चा। अच्छा, अगेन इट इज द कैश बेनिफिट। अगर आपको पता हो तो मेटर्निटी बेनिफिट लीव पेड लीव होती है, ठीक है। तो उसका भी एक चैप्टर है यहाँ पे, वो आएगा आपको, ये सब खत्म होगा इसके बाद में। अच्छा, क्या करते हैं हम लोग, तो अगेन हम लोग यहाँ पे ना पीरियोडिकल पेमेंट देते हैं।
अब है ना, प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेजेस में ऐसे होता है कि डिलीवरी के खर्चा भी दिया जाएगा, कभी कभी चाइल्ड की भी डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है, उसके लिए भी खर्चा जो पैसा है वो दिया जाएगा, एंड मिस कैरियज वगैरह हो जाता है या प्री मेच्योर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो जाता है, सब चीज मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड एवरीथिंग, उस सारी चीजों के लिए यहाँ पे पीरियोडिकल पेमेंट दिया जाएगा। समझ आया? तो देखो, कंफाइनमेंट, कंफाइनमेंट बोला तो डिलीवरी, मिस कैरियज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, कंफाइनमेंट, प्री मेच्योर बर्थ और द मिस कैरियज, सब चीजों के लिए मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, देन अब इसमें भी ये होना चाहिए कि जो हमारी स्पेसिफाइड अथॉरिटी, जैसे हमारा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल या जो भी, उनसे प्रूफ के साथ, मतलब वो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है वो साथ में जानी चाहिए। ठीक है, देन आता है डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबलमेंट हुआ तो वापस से मिलेगा कैश बेनिफिट। ठीक है, किसको मिलेगा भाई? जिसको डिसेबलमेंट हुआ है उसी को ही दिया जाएगा, तो पीरियोडिकल पेमेंट टू बी गिवन। देन ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स इट मस्ट बी एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ठीक है, एंड प्रूफ क्या? तो वापस हम लोगों को देखो, मेडिकल रिलेटेड जितने भी ग्राउंड्स होंगे ना हर जगह पे, वो हमने मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आराम करने के लिए तो नहीं बनाई है, वो सब चेक करेगी, उसी के बाद पैसा रिलीज किया जाएगा। समझो, ऑब्जेक्टिव इज कोई भी फायदा ना उठाए इस फंड का या मिसयूज ना करे। अगर जेन्युइनली हुआ है तो ऑफकोर्स हम लोग आपको पास ऑन करेंगे बेनिफिट, बट कोई भी एम्प्लॉय, जैसे जुगाड़ू एम्प्लॉयज होते हैं ना, अभी मैं आपको बताऊं, जब ये ईएसआई एक्ट आया था ना, इसके पहले जब भी वो एक्ट था, तो मस्त ऐसे जुगाड़ू लोग क्या करते थे पता है, ईएसआई का एक नंबर दिया जाता है एम्प्लॉयज को और ईएसआई का कार्ड मिलता है। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल्स एंड ये मेडिकल वो रहते हैं ना शॉप, वहाँ पे आप ईएसआई का कार्ड दिखाते हो ना, तो काफी कंसेशनल रेट्स पे मेडिसिन, ट्रीटमेंट सब होता है। ठीक है, तो बहुत टाइम पहले ईएसआई का कार्ड मिलता था। ठीक है, तो हमारे इंडिया के जुगाड़ू लोग क्या करते थे पता है, अभी वो जो मेडिकल शॉप में जाते हैं वहां पे ऐसे बेसिक घर की भी सामानें होती है ना, जैसे अभी टूथपेस्ट वगैरह हो गया, ऐसे कुछ कुछ बेसिक बेसिक ऐसे राशन जैसा कुछ, तो वो लोग क्या करते थे, ईएसआई कार्ड से ही वो सारी चीजें खरीदते थे एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस एंड ऑल दैट। भाई ईएसआई चीज किसके लिए दिया है? सीरियस बीमारी के लिए आप दवाई खरीद सको उसके लिए। यहाँ लोग जाके टूथपेस्ट भी खरीद के आते हैं, जो जो मेडिकल शॉप में मिला सब खरीद के आते थे। फिर गवर्नमेंट ने ना वो जो कार्ड आता था फिर ईएसआई का, वो चीज को बंद कर दिया बाद में। सो दैट इज द लेवल ऑफ जुगाड़ दैट कैन बी डन। इसीलिए बार बार लिखा हुआ है कि भाई प्रूफ चाहिए, जब मेडिकल सर्टिफाई करेगा, रिपोर्ट देगा, तभी हम लोग अलाउ करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, अब डिपेंडेंट के बेनिफिट समझो। अपना इंश्योर्ड पर्सन बीमार नहीं हुआ बट अपना डिपेंडेंट बीमार हो गया, ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है कुछ सीरियस बीमारी में, तो अगेन हमारे इंश्योर्ड पर्सन को इस डिपेंडेंट को ठीक करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। अगेन विच टाइप ऑफ बेनिफिट इज दिस? कैश बेनिफिट। ठीक है, तो डिपेंडेंट के लिए भी हम लोग करेंगे पीरियोडिकल पेमेंट, एंड कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर हमारा इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है, तब वो डिपेंडेंट का बेनिफिट दिया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक के जो 4 बेनिफिट्स थे सबके सब कैश बेनिफिट था। ठीक है, और अगर आप इसको वापस एसआईएम करके याद रखोगे ना तो पॉइंट्स बन जाएंगे। पहला वाला तो था ही सिकनेस, देन एम था मैटरनिटी, फिर आई था हमारा इंजरी, इंजरी का मतलब ही हुआ डिसेबलमेंट, और इंजरी की वजह से हो गई डेथ किसकी? इंश्योर्ड पर्सन की, इसीलिए पैसा दिया गया टू द डिपेंडेंट, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज मेडिकल बेनिफिट। ओके, मेडिकल बेनिफिट अगेन, अब ये बेनिफिट है ना कैश बेनिफिट नहीं है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ केयर एंड ट्रीटमेंट, मेडिकल अटेंडेंस ऑफ द पर्सन, टाइम टू टाइम देखभाल करना वो। So what type of benefit is given here? Provisional of medical treatment and attendance of the insured person. ठीक है, अभी कॉर्पोरेशन ये बेनिफिट को एक्सटेंड कर सकता है टू देयर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, तो ये सिर्फ केयर एंड ट्रीटमेंट वाला बेनिफिट है। ओके, एंड द लास्ट, अब हो गया लास्ट चीज, तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस। फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली डेथ एक ही बार हुई है, तो वो जो मरेगा वो भी एक ही बार, तो यहाँ पे ना ऑफ कोर्स इट्स अ कैश बेनिफिट बट इट्स अ वन टाइम कैश। ऑब्वियसली एक बार फ्यूनरल एक्सपेंसेस करेंगे तो वो आएगा। ठीक है, वेलकम मूवी नहीं चल रही यहाँ पे कि अरे वो जिंदा है करके वो वापस से उठ गया, तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस ओनली वन टाइम। ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ बेनिफिट इट इज, तो जो भी फ्यूनरल का खर्चा होता है उसके लिए ये बेनिफिट दिया जाएगा। अच्छा, किसको देंगे? वो तो इंसान तो मर गया, तो जो एल्डेस्ट, तो घर पे जो मेंबर होते हैं ना जो पूरा क्रियाक्रम करते हैं, उनको ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अभी अगर उसकी कोई फैमिली मेंबर ही नहीं थी, ठीक है, मतलब नहीं थी है, नहीं था, और या कोई उसकी फैमिली मेंबर उसके साथ में नहीं रह रहे, तो जो एक्चुअली क्रियाक्रम करेगा ना उसको ये पैसा दिया जाएगा। ठीक है, एंड टाइमलाइन ये बोलता है कि आप फ्यूनरल सर्विसेज को क्लेम करने के लिए कितने टाइम में आओगे, सो विद इन 3 months ऑफ द डेथ। समझा? तो ये है प्योरली द बेनिफिट्स ऑफ योर
मेडिकल सॉरी ESI फंड, ठीक है। अब तुमको आई होप पर्पस फॉर विच फंड्स कैन बी एक्सपेंडेड एंड बेनिफिट क्या दिया जाएगा वो समझ में आया होगा। SIM से ही 4 पॉइंट्स बन जाएंगे तो 4 बेनिफिट हो गए एंड ये चारों बेनिफिट कैश बेनिफिट था, ठीक है। 5th एंड 6th याद रखोगे तो वो मेडिकल बेनिफिट था और 6th वाला था सीधा ऊपर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। इतना समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर वी क्लियर? चलो फटाफट से लिख दो, देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।